एपिसोड 111 ख्वाहिश की रुद्राक्ष के लिए नफरत। तुम्हारी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। ख्वाहिश अपने फ़ोन में उस शो को देख रही थी जिसे कल दक्ष ने उसे टीवी में देखने के लिए मना किया था। एक अनचाहा प्यार बाय ख्वाहिश गुप्ता। दक्ष ने भले ही उसे यह कहा था कि यह कहानी किसी और ने लिखी है, ख्वाहिश गुप्ता के नाम की लड़कियां इस दुनिया में और भी कहीं सारी है, पर ख्वाहिश को पता नहीं क्यों इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ख्वाहिश वह सीरीज़ चालू करके देखने लगती है। कहानी का पहला एपिसोड वह देख रही थी जो कि लगभग खत्म होने आया था। ख्वाहिश अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बोली, हमें ये सब ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने ये सारी चीज़ पहले देखी हुई है। क्या हमने ये सब पहले महसूस किया है ये शो, पर हमने पहले तो कभी नहीं देखी, फिर हमारे अंदर से यह फीलिंग क्यों आ रही है जैसे हम नहीं ये चीज़ पहले देखी हुई है। वह अपने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लेती है क्योंकि उसे अपने सर में दर्द होने लगा था। तभी हीरो की एंट्री होती है जो इस वक्त किसी होटल रूम में अपने बिजनेस डील कर रहा था। उसने अभी तक हीरो का चेहरा नहीं देखा था और हीरो का चेहरा दिखाते दिखाते एपिसोड खत्म हो जाता है। ख्वाहिश जल्दी से दूसरा एपिसोड स्टार्ट कर देती है। उसे हीरो की पर्सनैलिटी और उसका चार्म देखकर ख्वाहिश को और मज़ा आ रहा था उसे कहानी को देखने में। ख्वाहिश को याद नहीं था कि जब उसने ये कहानी लिखी थी तब उसने अपने और रुद्राक्ष के मिलने से लेकर उन लोगों की शादी तक की सारी बातें ख्वाहिश ने उसे कहानी में लिखी हुई थी। ख्वाहिश एपिसोड के स्टार्टिंग में सारे एक्टर, एक्ट्रेस और स्टाफ के नाम आ रहे थे। वह देखी है कि प्रोड्यूसर में कुछ रुद्राक्ष सिंह शेखावत लिखा हुआ था। रुद्राक्ष का नाम देखकर ख्वाहिश के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसके सांसें गहरी हो जाती है। वह अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ये क्या हो रहा है, अब ये कहानी हमें इतनी इफेक्ट क्यों कर रही है। रुद्राक्ष ये कौन है? रुद्राक्ष सिंह शेखावत, ऐसा लग रहा है जैसे हमने ये नाम पहले कभी सुना हुआ लग रहा है। ख्वाहिश उस नाम को इग्नोर करके वापस से सीरियल देखने लगती है, पर ख्वाहिश का ध्यान बार बार रुद्राक्ष के नाम पर ही जा रहा था। वह उसे कहानी बंद करके गूगल पर जाकर रुद्राक्ष सिंह शेखावत सर्च करती है तो रुद्राक्ष के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ और आर्टिकल्स आ जाते हैं। ख्वाहिश वह सब पढ़ने लगती है। उसमें लिखा हुआ था कि रुद्राक्ष इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, उसका सिर्फ एक ही शौक है लड़कियों के साथ रात गुजारना, उनसे खेलना। रुद्राक्ष एक प्लेबॉय है, साथ साथ वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, पावरफुल इंसान है जो अपने पैसे के बलबूते पर कुछ भी करना जानता है। एक न्यूज़ ऐसी भी थी कि रुद्राक्ष सिंह शेखावत ने जाने मन है बिजनेसमैन मिस्टर रंजीत की बेटी को अपने असिस्टेंट बनाया और उसके साथ फिजिकल रिलेशंस रखें और फिर उसे लड़की से शादी कर ली। क्या रुद्राक्ष ने ये सारी चीज़ बिजनेस और ज़्यादा फैम पाने के लिए किया था या उसे सच में उसे लड़की से प्यार था? ये सारी चीज़ काफ़ी नेगेटिव थी। रुद्राक्ष के हेटर्स और दुश्मन हमेशा ही रुद्राक्ष के बारे में नेगेटिव न्यूज़ छपते रहते थे। रुद्राक्ष को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह कभी यह सब देखता ही नहीं था और ना ही वह इन सारी चीज़ों पर कभी कोई सफाई देता था। पर यह सारे न्यूज़ और आर्टिकल्स रुद्राक्ष ख्वाहिश के दिमाग में रुद्राक्ष के लिए काफ़ी गलतफहमी पैदा कर रहे थे। ख्वाहिश एकदम डिस्गस्ट चेहरा बनाकर बोली, छी कितना ख़राब इंसान है, हम ऐसे इंसान के लिए कहानी कभी नहीं लिख सकते। सही कह रहे थे दक्ष, ये हम नहीं है, यह ज़रूर कोई और है जो इंसान लड़कियों की इज्जत नहीं करना जानता। हमें उससे इंसान के लिए है कहानी लिखना तो दूर की बात, हमको भी उस इंसान के लिए कुछ भी ना करें। हमें दक्ष की बातों पर यकीन करना चाहिए, वह हमारे पति है, वह हमारे लिए जो कहेंगे जो सोचेंगे वह सही होगा। हाँ, वह थोड़ा गुस्सा ज़रूर करते हैं पर दिल के बुरे नहीं है। ख्वाहिश है सारी चीज़ बोल ज़रूर रही थी पर उसे पता था कि कहीं ना कहीं उसका दिल ये बात नहीं मान रहा है और वह ज़बरदस्ती अपने दिल को मनवाने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन बाद मसूरी हमेशा अपनी खूबसूरतियों के लिए जाना जाता है। मसूरी पहाड़ों की रानी ऐसे ही नहीं कहा जाता उसे। मसूरी को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और इस शहर की खूबसूरती की बात ही अलग है। पहाड़ों पर से आती हुई ठंडा दवाओं की लहरें, ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी का मौसम नहीं सर्दी का मौसम शुरू हो चुका हो। ख्वाहिश खुली हवा में टेरेस पर खड़ी हुई थी। 3 माले का वो घूर देखने में बेहद खूबसूरत था और पूरा सफ़ेद मार्बल से बना हुआ। वहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। ख्वाहिश जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान पर नहीं आ रही थी, विदेश में वह इंडिया में आकर खुश थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, उसे यह सारी चीज़ अपने से लग रही थी। तभी कोई पीछे से आकर ख्वाहिश को गले लगा लेता है। ख्वाहिश पहले तो डर जाती है पर जब उसे पता चलता है कि ये दक्ष था वह थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो जाती है। दक्ष ख्वाहिश के बालों पर किस करके बोला, मैं देख रहा हूँ मेरी जान यहाँ पर आकर काफ़ी खुश है। ख्वाहिश उसके हाथ को अपने पेट से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर दक्ष ने बहुत मजबूती से पकड़ा था जिससे ख्वाहिश उसे खुद से अलग ना कर पाए। ख्वाहिश उसे दक्ष उसे और दबोचते हुए बोला, ऐसे ही रहने दो ना, मुझे तुमसे ये दूरी अब और बर्दाश्त नहीं होती। ख्वाहिश तुम हो कि मेरी बात ही नहीं समझती। बोलते दक्ष की आवाज़ थोड़ी रूड हो चुकी थी। दक्ष के रूड आवाज़ सुनकर ख्वाहिश गुस्से से उसके हाथ को अपने पेट से हटाकर उसे करते हुए बोली, हमने पहले ही कहा था हमारे ऊपर रौब जमाने की कोशिश मत करना, हमें ये सारी चीज़ नहीं पसंद और हम कोई भोली भली लड़की नहीं है जो किसी की भी बातों में आ जाएंगे। आप हमारे पति है, पहले हमारी याददाश्त वापस आने दीजिए फिर आप हमसे सारे हक मांग सकते हैं। इतना कहकर ख्वाहिश वहाँ से चले जाते हैं। दक्ष गुस्से टेरेस पर रखी हुई चेयर्स को देखते हुए फेंकने लगता है। वह गुस्से से बोला, तुम्हारी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी ख्वाहिश, और मैं चाहता भी नहीं तुम्हारी याददाश्त वापस आए क्योंकि तुम याददाश्त ना होते हुए भी उसे रुद्राक्ष की जगह किसी और को नहीं दे पा रही हो। तो जब तुम्हारी याद आशा जाएगी तब तुम खुद मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश करोगी जो मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त
ख्वाहिश अपने रूम में आकर बैठ गई थी। वह बालकनी में बैठी बाहर का नज़ारा देख रहे थे। वह गुस्से से बोली, अभी तो इंडिया आई ही है और हक जताना शुरू। हम कंफर्टेबल नहीं है क्या? उन्हें एक बात समझ में नहीं आती, यह नहीं कि चलो हमें थोड़ा मसूरी घुमा लो। कल रात लेट मसूरी में उतरे हैं, इतना खूबसूरत शहर है और इन्हें बस चिपकता है। ख्वाहिश काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। वह अपने आप को शांत करने के लिए वापस से एक अनचाहा प्यार कहानी देखने लगती है। ख्वाहिश का रुद्राक्ष कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि ख्वाहिश ने सेम टू सेम वही चीज़ लिखी थी। तभी कहानी में जो उसकी और रुद्राक्ष के बीच हुई थी, उस नशीली रात के बाद रुद्राक्ष ने ख्वाहिश के साथ जो भी किया, वह सारी चीज़ ख्वाहिश को इस वक्त बेहद गुस्सा दिला रही थी। पर उसके गुस्से को शांत भी वही कहानी कर रही थी, इसलिए वह वापस से वहीं देखने लगती है। दिल्ली। रुद्राक्ष अपने मीटिंग रूम में था और कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहा था। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद रुद्राक्ष अपने केबिन में आ जाता है और उसके कुछ देर बाद ही कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, हैव अ सीट मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा उसके सामने बैठ जाते हैं और मुस्कुराते हुए बोले, काफ़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, पर आपसे मिलने के लिए लोगों को अपनी औकात बढ़ाने पड़ती है, इसलिए मुझे कुछ साल लग गए। अब सब मैं आपके सामने बैठने के बराबर हो ही चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा आगे का प्रोजेक्ट जो कि 100 माले का मॉल है, उसे आपकी कंपनी बनाए। आप बने, मैं कॉन्ट्रैक्ट बस आपको देना चाहता हूँ। ख्वाहिश वर्ड मिस्टर शर्मा के मुंह से सुनकर रुद्राक्ष की मुठिया कस जाती है। वो अपने आप को शांत रखकर सख्त बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही देने की कोई खास वजह मिस्टर शर्मा? श्री शर्मा अपनी आंखों में चमक लिए बोले, मैं कुछ दिनों पहले ही आइलैंड और ब्राज़ील गया था। तब मुझे वहां जाकर पता चला कि वहां के जो होटल है वह ज़्यादातर अपने बनाए हैं और आपकी होटल रूम सर्विस, बाकी सारी चीज़, इंटीरियर डिजाइन्स वगैरह बहुत सही है और वहां पर हमेशा लोग आते जाते रहते हैं और ज़्यादातर लोग उसी होटल को बुक करवाते हैं। मैं भी मसूरी में कुछ होटल बनवा रहा हूँ और मुझे भी अपने होटल की पॉपुलेशन बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे उन होटल की है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे लिए ये काम आप ही करें। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मुझे पता है ये काम काफ़ी डिफिकल्ट है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। मैं आपके साथ एक और बिल्डर से बात की है, हालांकि उसने इंडिया में तो कुछ खास बिल्ड नहीं किया है, पर मैंने उसकी अब्रॉड की कारीगरी अच्छी है। वह इंसान भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ मैनेज करता है। आप दोनों को मिलकर यह प्रोजेक्ट हैंडल करना है। मिस्टर शेखावत, आई होप कि आपको किसी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रुद्राक्ष अपनी भारी आवाज में बोला, मुझे किसी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है मिस्टर शर्मा, मेरा काम ही ऐसा है। क्लाइंट अगर 2 पार्टनर चाहते हैं तो मुझे काम करना पड़ता है। मुझे काम के वक्त किसी से दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि फिर मेरे पार्टनर को मुझसे हो जाती है, क्योंकि उन लोगों से मेरा एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होता। आप अपनी तरफ से सारी चीज़ देख लीजिएगा और मैं तो अपनी तरफ से काम शुरू कर दूंगा। अपने पार्टनर को कहेगा कि काम करने में मैं कोई लेजीनेस और कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड योर वर्क विल बी डन मिस्टर शर्मा। आप सारी फॉर्मेलिटीज़ मेरे असिस्टेंट से कहकर कंप्लीट करवा लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। मैं कल ही वहां कर लैंड्स और सारी चीज़ देखा होगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम शुरू कर दूंगा। अब देखते कुछ देर में कि रुद्राक्ष और ख्वाहिश मसूरी में कैसे मिलते हैं। वैसे मसूरी मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है, मैं खुद वहां जाकर बस जाना चाहती हूं। आप लोगों को पसंद है मसूरी या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एपिसोड 112, रुद्राक्ष का मसूरी जाना। क्या रुद्राक्ष ने ख्वाहिश को देख लिया? अर्थ अपने रूम में था और आराम से गधे घोड़े सब बेचकर सो रहा था। तभी उसे एक जोरदार लात पड़ती है। अर्थ मुंह के बाल जमीन पर गिर जाता है। वह गुस्से से खड़ा होकर बोला, आरुषि, यह क्या बदतमीजी है, इसे कोई करता है? बोलते बोलते वह चुप हो जाता है क्योंकि उसकी नज़र आरुषि पर जाती है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था। अर्थ समझ जाता है कि आरुषि को लेबर पेन शुरू हो चुका है। अर्थ हैरानी से ऊपर नीचे होते हुए बोला है, भगवान, पर मैं क्या करूं? मुझे तो पता भी नहीं है कि लेबर पेन में क्या करते हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। आरुषि एक जोरदार थप्पड़ अर्थ के गाल पर लगाकर गुस्से से बोली, बेवकूफ़, डिलीवरी तुम्हें नहीं करनी है। लेबर पेन मुझे शुरू हुआ है तो तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? मुझे उठकर कार में ले जाओ और घर वालों से कहूं के लिए लेबर पेन शुरू हो चुका है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। अर्थ अपना फ़ोन निकाल कर कबीर को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में कबीर अर्थ के रूम में आ जाता है क्योंकि वह आज रात यही सोया हुआ था। कबीर अर्थ से बोला, भाई आरुषि को गोद में उठा ले, मैं कर रेडी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऑपरेशन थिएटर रेडी करने को बोल, डिलीवरी जल्दी करनी पड़ेगी। अर्थ आरुषि को अपनी गोद में उठा लेता है और वह लोग वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। सारे घर वालों को बता दिया गया था, वह सब भी अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल। सब लोग अस्पताल पहुंच चुके। फिर राकेश जी, नम्रता जी, कबीर, नीति, आदित्य, कृष्णा, रंजीत जी और सपना जी, उन सब की फैमिली, धनराज जी भी आ चुके थे। सिवाय रुद्राक्ष के सब लोग आ चुके थे। कबीर अर्थ की तरफ देकर बोला, तूने रुद्राक्ष से बात की? आदित्य बोला, मैंने भाई को मैसेज कर दिया था, कॉल किया था, पर उन्होंने रिसीव नहीं किया, शायद वो किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थे इसलिए। तभी उन लोगों को सामने से रुद्राक्ष आता हुआ दिखा देता है। रुद्राक्ष ने एक सिंपल फुल स्लीव वाली ब्लैक कलर की शर्ट और उसके नीचे एक क्रीम कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। वह इस वक्त सिंपल लुक में ही था पर उतना ही डैशिंग लग रहा था। रुद्राक्ष अर्थ के पास जाकर बोला, इस एवरीथिंग ओके? और उसी की तबीयत ठीक थी क्या? कहा डॉक्टर ने। अर्थ बिना कुछ बोले रुद्राक्ष के गले लग जाता है। रुद्राक्ष पहले तो हैरान रह जाता है पर फिर वह भी अर्थ को गले लगा लेता है। अर्थ उसे गले लगाए ही बोला, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है भाई, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मेरा बच्चा होने जा रहा है, कैन यू बिलीव इट? मैं तो अभी खुद बच्चा हूँ, पता नहीं मैं उसे बच्चों को कैसे हैंडल करूंगा, इतनी बड़ी
रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगा या नहीं? आरुषि बहुत रो रही थी यार, उसे दर्द हो रहा था पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। रुद्राक्ष अर्थ के पीठ को सहलाकर उसे खुद से दूर करता है और बिना किसी भाव के गुलाम स्ट्रांग रहो अर्थ, जितना तुम स्ट्रांग रहोगे उतनी ही आरुषि भी मजबूत रहेगी। तुम्हें उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना है और एक बच्चे ही तो आने वाला है ना, क्या बड़ी बात है, आ जाएगा, फिक्र मत करो और ध्यान रखना आरुषि का। तभी एक नस वहां पर आती है, उसके हाथ में एक बेबी था जिसकी आंखें बंद थी, वह बेहद सुंदर था। वो नस बेबी को अर्थ को देते हुए बोली, मुबारक हो सर, आपको बेटा हुआ है। उस नस की बात सुनकर अर्थ की आंखें खुशी से नम हो जाती है। अर्थ उसे नस को बच्चे को रुद्राक्ष के हाथ में देने के लिए कहती है, कहता है वो नस पर ऐसा ही करती है, पर रुद्राक्ष बेबी को अपने हाथ में लेने के लिए मना कर देता है और अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम अपना बच्चा मेरे हाथ में ना ही दो तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो किस्मत मेरी है वह किसी और की हो और मैं छोटे से बच्चे के लिए इतना बुरा नहीं चाह सकता। रुद्राक्ष की बात सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है। धनराज जी आगे बढ़ाकर उसे बच्चों को अपने गोद में लेकर बोले, रुद्राक्ष इस वक्त अपसेट है और इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, तुम अपना दिल छोटा मत करो, जिस दिन उसका बेबी आएगा ना इस दुनिया में उसे समझ आएगा कि यह एक बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। रुद्राक्ष वहां से जा रहा था कि उसे कुछ याद आता है, वह पीछे मुड़कर बोला, माँ। रुद्राक्ष की माँ कहते हैं सपना जी और नम्रता जी दोनों ही उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा। कुछ वक्त के लिए वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है। रंजीत जी सपना जी को खोल रहे थे और वही राकेश से एक नज़र सपना सी को देखने के बाद नम्रता जी की तरफ देखते हैं, जो कि सपना जी की तरफ ही देख रही थी। राकेश जी उनके हाथ को पकड़कर नम्रता जी को शांत रहने के लिए कहती है। रुद्राक्ष नम्रता जी के पास जाकर उनके हाथ को पकड़कर बोला, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने बीवी की मां से नहीं, मैं कल मसूरी जा रहा हूं बिजनेस के सिलसिले में, जिस वजह से शायद कुछ वक्त लग सकता है। आप मेरी फिक्र मत करेगा और घर पर सब संभाल लीजिएगा, खास करके आदि को, वह आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्सैल होता जा रहा है। इतना कहकर रुद्राक्ष निकल जाता है। जाते जाते वह रास्ते में खड़ी कृष्ण से बोल, संभालो आदित्य को, वरना ऐसे ही मैं तुम्हें अपने भाई से शादी करने के लिए नहीं दूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। शाम का वक्त, मसूरी। ख्वाहिश अपने रूम में बैठे हुए थे, तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। ख्वाहिश अपने कपड़े ठीक करके डोर ओपन करती है। सामने दक्ष खड़ा था। दक्ष ख्वाहिश के खूबसूरत से चेहरे को देखकर बोला, रेडी हो जाओ ख्वाहिश, तुम्हें घूमने जाना था ना, हम आधे घंटे में घूमने जा रहे हैं, तुम्हें जहां भी जाना है हम जाएंगे, ओके। ख्वाहिश मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, हम जल्दी रेडी हो जाते हैं। इतना कहकर हो दक्ष के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और रेडी होने लगती है। दक्ष बाहर खड़ा अपने चेहरे पर गुस्से के लिए भाव लिए दरवाजे पर खड़ा था। वह अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है जिसे उसने ख्वाहिश को गले लगाने के लिए आगे बढ़ाए थे। दूसरी तरफ होटल माउंटेन। रुद्राक्ष अपने होटल के रूम में था। वह लोग सुबह ही यहाँ पहुंच चुके थे। रुद्राक्ष में आते ही अपना दूसरा काम करने लगा था और इस वक्त वह लोग लैंड देखने जा रहे थे जहां पर मॉल और होटल बना रहे थे। रुद्राक्ष इस वक्त रेडी हो रहा था। उसने एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना था हमेशा की तरह, जिसमें वह और हैंडसम लगता था। यह नहीं कि उसने हमेशा ही से कपड़े पहने हैं तो वह हमेशा ही एक लोक में लगता होगा बोरिंग, वह हमेशा ही हैंडसम लगता था। दिन ब दिन और अट्रैक्टिव होता जा रहा था और उसके चेहरे पर गुस्सा वह भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह सीरियसनेस जो उसके चेहरे के ऊपर थी वह उसे और खूबसूरत बना रहे थे। कुछ देर बाद रुद्राक्ष की कार उसे एरिया में आकर रुकती है जहां पर मॉल और होटल बने थे। रुद्राक्ष अपने कार में बैठा हुआ था। उसके आसपास करीब 5-6 गाड़ियां और थी जिसमें गार्ड्स और असिस्टेंट बैठे हुए थे। रुद्राक्ष के श्री जाकर रुद्राक्ष के कार का डोर ओपन करता है। रुद्राक्ष कार से बाहर निकलता है और अपने चल जैसी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाता है। यह एक पहाड़ी एरिया था, बिल्कुल हिल स्टेशन मुझे ऐसा लग रहा था। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे घूमने के लिए। दक्ष, वहाँ नहीं जाना है, हमें उस पहाड़ पर जाना है, हमें पहाड़ बहुत पसंद है, चलिए वहाँ चलते हैं। और हमने वो जो रुद्राक्ष की माला देखी थी ना उस लड़के के गले में, मुझे भी वही चाहिए। रुद्राक्ष के कान में यह आवाज़ बढ़ती है। रुद्राक्ष का आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। उसके दिल की धड़कन में बेहद तेज हो चुकी थी, इतनी कि उसे खुद अपने कानों तक सुनाई दे रहे थे। उसके सांस बेहद गहरी हो चुकी थी। रुद्राक्ष अपनी बेचैन नज़रों को चारों तरफ घूमता है, तभी उसकी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर जाती है जिसे एक ब्लैक कलर की जीन्स और येलो कलर का ओवरसाइज शर्ट पहना हुआ था। वह लड़की बहुत क्यूट और सुंदर लग रही थी। रुद्राक्ष बिना वक्त गवार अपने कदम उसे लड़की की तरफ बढ़ा देता है। वह लड़की वहां से आगे आगे चलने लगती है और रुद्राक्ष अपने स्पीड और बढ़ते हुए उसे लड़के के पीछे लगभग भागने लगता है। वह लड़की किसी के साथ बातें कर रही थी। एपिसोड 113 ख्वाहिश। रुद्राक्ष की 1 साल बाद पहली मुलाकात। हमारी हड्डियां टूट जाएगी, इतना जोर से कोई गले। अब आगे रुद्राक्ष उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ देता है। वह लड़की रुद्राक्ष की हरकत से थोड़ी हैरान रह गई थी। रुद्राक्ष जब उसकी लड़की की शक्ल देखता है तो पता है कि यह कोई और है, ख्वाहिश नहीं। वह जल्दी से उसे लड़की के हाथ को छोड़ देता है और अपना हाथ अपना रुमाल निकालकर साफ करने लगता है। वह लड़की रुद्राक्ष की हरकत से और हैरान हो जाती है और रुद्राक्ष को जैसे ही कुछ कहने वाली थी रुद्राक्ष उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वह लड़की रुद्राक्ष को जाते देख रही थी। वह बोली, वाह कितना हैंडसम लड़का था, इसने मुझे छुआ पर यह इस तरह से क्यों चला गया, कम से कम मेरा नंबर तो लेता जाता, और इतनी बुरी तरह से क्यों डरा रहा था जैसे किसी और को ढूंढ रहा था, और मैं आ गई। वह लड़की अपना मुंह बिगाड़ कर वहां से दूसरी तरफ चली जाती हैं। ख्वाहिश दक्ष से बातें करते हुए दूसरे छोर तक आ गए थे। दक्ष बस के सारी बातें सुन रहा था।
और उसका ध्यान चारों तरफ घूम रहा था। ख्वाहिश उसे बोली, आप ऐसे चारों तरफ क्या देख रहे हैं कि आपको हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है या आप हमें इग्नोर कर रहे हैं? नहीं मेरी जान, मैं कभी तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता, पर हम यहाँ मेरे किसी प्रोजेक्ट की वजह से आई है और मैं अपने पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ। मेरी मिस्टर शर्मा से बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर यहाँ पर पहुँच चुका है पर हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। दक्षिण ख्वाहिश कैसे रखो सहलाकर बोला। ख्वाहिश की नज़र सामने सड़क पर बनी हुई स्टॉल्स पर जाती है जो कि फास्ट फूड का था। ख्वाहिश बेचारी नज़रों से दक्ष की तरफ देखकर बोली, दक्ष आपको पता है ना, हमने कितने सालों से इंडिया का खाना नहीं खाया है और वह भी कुछ चटपटा सा नहीं। दक्ष पीछे की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मुझे पता है नहीं खाया, पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमें वह सब खिलाना चाहिए? देखिए यहाँ पर कितने सारे स्टॉल्स लगी हुई है, आपके पास इतने सारे पैसे हैं, फिर भी किसी काम के आप अपने बीवी को उसका मनपसंद का खाना नहीं मिला सकते? ख्वाहिश दक्ष को घूरते हुए बोली। अब जाकर दक्ष का ध्यान ख्वाहिश के ऊपर गया था कि वह क्या कहना चाह रही थी। दक्ष ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, अच्छा जी यह बात है, तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। ख्वाहिश बस उसकी तरफ देखकर अपने दांत दिखा देती है। दक्ष उसके हाथ को पकड़कर बोला, ठीक है चलो खा लो, तो मैं जो खाना है वह। दूसरी तरफ रुद्राक्ष गुस्से से अपना हाथ कार पर मारते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी स्वीटहार्ट को देखा था, वही आवाज़ वही बॉडी में अपने स्वीटहार्ट को पहचानने में मार नहीं खा सकता। मैंने अपनी स्वीटहार्ट की आवाज़ सुनी थी, वह थी यहाँ पर। श्री रुद्राक्ष को संभालते हुए बोला, बस आप खुद को संभालिए, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर लेडी बॉस यहाँ कहीं नहीं है, आपको तो सकता ना उसे दक्ष खन्ना पर, तो वह यहाँ कैसे आ सकता है? अगर लेडी बॉस उसके साथ होगी तो वह यहाँ पर नहीं होगी। आपने लेडी बॉस के जैसी किसी लड़की को देखा होगा? रुद्राक्ष गुस्से से शेखर श्री के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, मेरी स्वीटहार्ट है वह, मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता, मुझे उसकी आहट पता है, मैं उसकी आहट कभी नहीं पहचानूंगा। मैं ये इम्पॉसिबल है, मैंने 1 साल में जो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ वह आज हुआ। इसका मतलब है कि मेरी स्वीटहार्ट यही कही है, ढूंढो उसे। प्रोजेक्ट गया भाड़ में, मुझे मेरी स्वीटहार्ट चाहिए। रुद्राक्ष गुस्से से वहां से चला जाता है। ख्वाहिश को ढूंढने के लिए रुद्राक्ष के सारे गार्ड्स चारों तरफ फैल जाते हैं और श्री खुद रुद्राक्ष के पीछे चला गया था। दक्ष देखा है कि उसके फ़ोन में मिस्टर शर्मा का कॉल आ रहा था। वह ख्वाहिश को देखते हुए अपना कॉल रिसीव कर लेता है। ख्वाहिश इस वक्त गोलगप्पे खाने में बिजी थी। दक्ष बोला, यस मिस्टर शर्मा बोलिए। सामने से मिस्टर शर्मा कुछ बोल रहे थे पर दक्ष को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वह ख्वाहिश को देखा है जो खाने में बिजी थी। दक्ष वहां से कुछ दूरी पर चला जाता है। उसने ख्वाहिश को पैसे दे दिए थे। ख्वाहिश मजे से पानी पूरी खा रही थी। वह पानी पूरी खाने के बाद दूसरी स्टोर पर चली जाती है जहां पर बहुत सारा खान पीना और बहुत सारी अच्छी अच्छी खरीदने की चीज़। ख्वाहिश के पीछे मुड़कर देखती है। दक्ष थोड़ी दूरी पर था और किसी से बात कर रहा था, इसलिए वह उसे कुछ कहना जरूरी नहीं समझती और आगे की तरफ आ जाती है। ख्वाहिश स्टॉल पर खड़ी थी और उसके ठीक पीछे रुद्राक्ष बेचैन सा खड़ा चारों तरफ अपनी नज़र को मार रहा था। ख्वाहिश के हाथ में एक लस्सी का गिलास था। वह लस्सी पीते हुए अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, भैया वह वाली माला दिखाना। अरे वह नहीं, वह वाली जिसमें रुद्राक्ष लगा हुआ है। हाँ वही, जो छोटा सा रुद्राक्ष लगा हुआ ना, ये वाला चाहिए थी मुझे, ये बहुत प्यारी है। शेखावत इंडस्ट्रीज। आदित्य का केबिन। आदित्य अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसका मुंह इन दिनों ज़्यादातर फुला हुआ ही रहता था। वह फाइल में कुछ लिख रहा था, तभी उसके केबिन का डोर लॉक होता है। आदित्य बिना किसी भाव के उसे इंसान को अंदर आने के लिए कहता है तो एक लड़की अंदर आ जाती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसे लड़की ने एक वाइट कलर की शर्ट, उसके ऊपर ब्लेजर और उसके नीचे एक फिटिंग ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। वह देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी और प्रोफेशनल भी। वह लड़की जाकर सीधा आदित्य की गोद में बैठ जाती है। आदित्य बिना उसे लड़की की तरफ देख बोला, यह क्या हरकत है कृष्णा, हम ऑफिस में हैं और तुम्हें पता है ना भाई को ये सब नहीं पसंद है। ऑफिस के वक्त सिर्फ ऑफिस का काम ही होना चाहिए। ये कृष्णा थी जिसको आदित्य ने अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया था क्योंकि वह उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। कृष्ण आदित्य के गाल पर हाथ रखकर उसके गाल को सहलाते हुए बोली, हाँ पर ये तो भाई को नहीं पसंद ना, तो मैं तो पसंद है। और तुम तो यही कहते हो कि काम के वक्त थोड़ा टाइम पास भी कर लेना चाहिए जिससे हमें अच्छा लगे, तो फिर इतना नाराज क्यों हो रहे हो? आदित्य उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता और वापस से अपना काम करने लगता है। कृष्णा आदित्य के गाल पर किस करके बोली, आदि बेबी हमारी बात सुनो, मुझे पता है तुम रुद्राक्ष भैया को लेकर परेशान रहते हो, पर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि रुद्राक्ष भैया को जो लगता है वह सही है। क्या पता हो सकता है कि उन्हें सच में दीदी मिल जाए। तुम ही सोचो ना, भैया के कितने सारे दुश्मन हैं, कोई भी भाभी को उनसे दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इससे भैया कमजोर हो जाएंगे। उन बेवकूफ़ों को यह नहीं पता कि दीदी अगर भैया के साथ रहेगी तो रुद्राक्ष भैया थोड़े से कम रहेंगे, पर अगर वह उनके साथ नहीं रहेंगे तो रुद्राक्ष भैया का रौद्र अवतार से उन लोगों को कोई नहीं बचा सकता। आदित्य फिर भी कृष्ण की बात का कोई जवाब नहीं देता तो कृष्णा धीरे धीरे उसके पेट में टिकलिश करने लगती है। आदित्य के चेहरे पर हंसी आ रही थी। वह कृष्ण को वार्न करते हुए बोला, रुक जाओ कृष्ण, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यह मत करो नहीं। हाँ हाँ हाँ। आदित्य हंसने लगा था और उसे हंसते देखा कृष्णा भी हंसने लगी थी। आदित्य उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे कमर से लगाते हुए बोला, बहुत शौक है ना मुझे हंसाने का, अब देखो। इतना कहकर वो कृष्ण के होठों पर इंटेंस के साथ किस करने लगता है। उसके किस काफ़ी पैशनेट होते जा रहे थे, जैसे कृष्णा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर वह फिर भी कुछ नहीं रहते और आदित्य को करने देती है जो वह कर रहा था। दूसरी तरफ
रुद्राक्ष अपनी आंखों में चमक लिए ख्वाहिश को देख रहा था। उसने ख्वाहिश के दोनों कंधों को पकड़ा हुआ था और उसे अपने बेहद करीब कर लिया था। ख्वाहिश काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे और वह रुद्राक्ष की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ख्वाहिश रुद्राक्ष को डांटे हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? कौन है? छोड़ें हमें। कौन स्वीटहार्ट? हम आपकी स्वीटहार्ट नहीं है। देखिए हम बहुत हो रहा है आपका। आप सुन भी रहे हैं या नहीं? क्या आप किसी पागल खाने से पैक कर आए हैं? और ना क्या हम ही आपको पहले मिले? क्या आप किसी और को नहीं पकड़ सकते थे प्लीज़? रुद्राक्ष की आंखें हल्की नम हो चुकी थी और ख्वाहिश की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वह ख्वाहिश को अपने गले लगा लेता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष की हरकतों से काफ़ी हैरान हो रहे थे। रुद्राक्ष ख्वाहिश को पर अपनी पकड़ कास्ट ही जा रहा था, जिससे ख्वाहिश को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रुद्राक्ष को देखकर लग रहा था जैसे वह ख्वाहिश को अपने अंदर ही समा लेगा। ख्वाहिश उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी हड्डियाँ टूट जाएगी। इतना जोर से कोई गले लगाता है क्या? पर रुद्राक्ष ख्वाहिश के बोलने से भी रुद्राक्ष को कोई असर नहीं हो रहा था। वह ख्वाहिश के गले में अपना चेहरा छुपाकर ख्वाहिश की प्रेजेंस महसूस कर रहा था और ख्वाहिश की फ्रेग्रेंस को स्मेल करते जा रहा था। तभी कोई आकर रुद्राक्ष को ख्वाहिश से अलग कर देता है और रुद्राक्ष के गले पर एक जोरदार घूंसा झड़ देता है। लो भाई, मिला दिया रुद्राक्ष और ख्वाहिश को। अब तो खुश है ना आप लोग? और आगे आप लोग और भी खुश होने वाले हैं, क्योंकि रुद्राक्ष और ख्वाहिश के नोक झोंक, रुद्राक्ष का पागलपन, उसकी सब कुछ देखने को मिलेगा। और देखते हैं कि रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपने पास रखने के लिए के साथ तक जाता है। एपिसोड 114 कबीर रायचंद। दोस्तों, ये मैं आपको हमारी रुद्राक्ष और ख्वाहिश वाली स्टोरी का चैप्टर रवि है 7 घंटे में दे दूंगी, पर आप लोग नाराज हो जाए उससे पहले मैं आप लोगों से कह दूं कि यह मेरी नई कहानी है जो एक रिवेंज के ऊपर है। इसका नाम एक हसीना थी है। मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में इसका लिंक दे दिया है। अगर आप लोग पढ़ाना चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप लोगों को अच्छी लगेगी। हो रही हमारे रुहिश के आज के दूसरे चैप्टर की, तो बस मैं उसे रात 8:00-09:00 बजे से पहले अपलोड कर लूँगी, तो देखते रहेगा बाय स्माइलिंग फेस। दुर्गा मुखर्जी, जैसा नाम वैसी ही शख्सियत। दुर्गा एक बेहद खूबसूरत और मिस्टेरियस लड़की थी। उसके साथ पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ था जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाई थी। दूसरी तरफ है कबीर रायचंद, दिखने में किसी हीरो की तरह खूबसूरत पर काम सारे विलेन वाले। वो एक प्ले बॉय, अमीर बाप का बिगड़ल लड़का जिसके पास सब कुछ है सिवाय गुण और संस्कार के। कबीर को जो भी लड़की पसंद आती थी वो उसे कैसे भी करके पा लेता था, प्यार से या जबरदस्ती से। उसने कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती रिश्ते बनाए थे। उसकी नज़र दुर्गा पर जाती है जो पहले से ही अपना रूप, अपनी पहचान सब कुछ बदल कर आई थी। वो कबीर से बदले की आग में तड़प रही थी। कबीर की चाह उस बदले को और हवा दे देती है और वो कबीर को तबाह करने की सारी हदें पार कर देती है। क्या हुआ था ऐसा पास्ट में जो दुर्गा को कबीर से इतनी नफरत है? क्या किया था कबीर ने ऐसा? क्या कभी दुर्गा कबीर से प्यार कर पाएगी? क्या कबीर दुर्गा से सच में प्यार करता है या उससे भी बस अपनी हवस मिटाना चाहता है? जानने के लिए पढ़िए मेरी कहानी एक हसीना थी पॉकेट नॉवेल पर। अब आगे। कोलकाता, रात का वक्त। एक बड़ा सा फार्म हाउस जहां पर किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो लड़की आगे की तरफ भागते हुए बोली, कबीर नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज़, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्यों तुम मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो लड़की जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, उसकी 5 फीट 4 इंच हाइट, फेस दूध से भी ज़्यादा गोरा, रंग कोई छुए तो लाल रंग आ जाए, भूरी आंखें जो इस वक्त रोने और गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी। वह लड़की खुद को बचाने के लिए आगे आगे भाग रही थी। वह नीचे लिविंग रूम से भागते हुए ऊपर रूम तक आ चुकी थी। वह रूम के अंदर घुस जाती है और रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करने लगती है। तभी कोई अपना हाथ बीच में अड़ा देता है और उस दरवाजे को बंद होने से रोक लेता है। वह लड़का दरवाजा खोलकर उसे लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। उसे लड़की को अपनी कंजरी आंखों में हैवानियत लिए देखने लगता है। वह अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए हवस भरी नज़रों से उसे लड़की को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, सावित्री सावित्री मेरी हसीना, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकती हो? और वह भी मेरे ही फार्म हाउस में। तुम्हें पता है अगर तुम पहली बार में मेरी बात मान जाती तो मुझे तुम्हें यहाँ तक घसीटना नहीं पड़ता। तुमने खामोखा मेरा टाइम वेस्ट किया, मुझे गुस्सा दिलाया और मुझे रिजेक्ट किया, जिस वजह से मुझे तुम्हारे साथ यह करना पड़ रहा है। यकीन मानो, वरना मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मैं लड़कियों के साथ जबरदस्ती तभी करता हूँ जब वह मेरी बात नहीं मानती, और आज तक करीब 15 से ज़्यादा लड़कियों ने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे ये करना पड़ा। इतना कहकर वह लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और दरवाज़ा बंद करके अपने कदम सावित्री की तरफ बढ़ा देता है। वह अपने शर्ट का बटन खोलते हुए बोला, डरो मत सावित्री, तुम जैसी खूबसूरत लड़की बस मेरे लिए बनी है और मैं खूबसूरत लड़कियों के साथ सिर्फ एक बार सोता हूँ, फिर नहीं। वह कुछ देर पोज लेने के बाद हंसते हुए बोला, फिर मैं उन्हें जान से मार देता हूँ जिससे मेरे खिलाफ सबूत नहीं बचता। वह किसी शैतानों की तरह हंस रहा था। सावित्री अपने कांपती जबान से बोली, कबीर यह सब मत करो प्लीज़, तुम गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। कम ऑन सावित्री, सही गलत मुझे नहीं पता, मेरे लिए जो चीज़ मुझे पसंद है वह सही है। कबीर रायचंद को जो चीज़ पसंद आ जाती है वह गलत होने पर भी सही ही होती है। इतना कहकर कबीर सावित्री के होठों पर किस करने की कोशिश करने लगता है, पर सावित्री उसे अपने करीब नहीं आने दे रहे थे। सावित्री देखी है कि उसके पास एक कांच का शो पीस रखा हुआ था, वह उसे उठाकर सीधा कबीर के सर पर मार देती है।
चोट लगने की वजह से कबीर के सिर पर से खून आने लगा था। कबीर गुस्से से सावित्री के हाथ को पकड़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे सावित्री का सिर घूम जाता है और वह वहीं जमीन पर गिर जाती है। सावित्री के होंठ फट चुके थे, जिस वजह से उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा था। कबीर सावित्री के जबड़े को कस के पकड़कर बोला, छोटी सी हो तुम, 18 साल की लड़की और मेरे साथ कबीर रायचंद के साथ उलझने की कोशिश कर रही हो। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी आसान पसंद नहीं आ रही है। कबीर गुस्से से सावित्री के कपड़े को फाड़ने लगता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है। वह अपने कपड़े रिमूव करके सावित्री के ऊपर आ जाता है और उसके होठों पर एग्रेसिव लेकर करते हुए आगे बढ़ जाता है। सावित्री की दर्दनाक चीज़ है, उसे रूम में गूंज रही थी। उसने बहुत कोशिश की थी अपने आप को कबीर से छुड़ाने की, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही थी। शायद आज किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही थी। 3 घंटे बाद कबीर सावित्री के ऊपर से उठ जाता है। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वह सावित्री के शरीर को देखा है जहां पर बुरी तरह से चोटें आई हुई थी। उसके शरीर पर से जगह जगह से खून निकल रहा था। सावित्री की गर्दन पर कबीर के हाथ के निशान पड़ गए थे, जो उसके गर्दन दबाने की वजह से आया था। सावित्री किसी जिंदा लाश की तरह लेटी हुई थी। उसके चेहरे से होठों से भी खून आ रहा था। सावित्री ना सांसें ले रही थी, ना कुछ हरकतें कर रही थी। कबीर सावित्री के नाक के पास अपने 2 उंगलियां रख के चेक करता है। वह बोला, जिंदा तो हो तुम, मरी नहीं हो, काफ़ी हिम्मत है तुम में, मुझे लगा था मर चुकी होगी। कबीर अपने ड्रावर से एक शार्प नाइफ निकलता है। वह उसे नाइफ को अपने सामने रखकर टेढ़ी मुस्कान के साथ किसी साइको की तरह बोला, अब मैं अपना यह सबूत भी मिटा दूंगा। इतना कहकर वह सावित्री के हाथ के दोनों नसें काट देता है। सावित्री में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वह इतने दर्द होने पर चिल्ला सके। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। कबीर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वह दूसरे कपड़े पहन कर आता है। देखता है कि सावित्री अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। कबीर उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, सी तुम्हें समझ में नहीं आता सावित्री, अगर तुम ऐसे ही पड़ी रहोगी तो तुम मुझे और ज़्यादा सेड्यूस करोगे और फिर मैं तुम्हारे साथ वह सब फिर से करूंगा तो तुम मुझे बुरा कहोगी। मैं बुरा नहीं हूं, पर तुम लोग ऐसी हरकतें करती हो जिससे मैं एक्साइटेड हो जाता हूं और फिर मैं ये सब करने लगता हूं। सब लोगों को न जाने क्यों मैं ही बुरा लगता हूं। कबीर अपना सिर ना में हिलाते हुए सावित्री को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर लेता है और उसके फेस को भी कवर करके उसे अपनी गोद में उठाकर फार्म हाउस बाहर लाता है और अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। कबीर के घर का जो नौकर था वह देखता है कि कबीर फिर से किसी लड़की को इस तरह से लेकर उसकी लाश को कहीं ठिकाने ले जा रहा है, तो वह जल्दी से किसी को कॉल कर देता है। कुछ रिंग में ही सामने से कॉल रिसीव हो जाता है और नौकर रिस्पेक्ट से बोला, सर कबीर बाबा फिर से किसी लड़की की लाश को लेकर फार्म हाउस से निकले हैं, शायद वह उसे ठिकाने लगाने जा रहे हैं। सामने वाला इंसान कुछ नहीं कहता, बस कॉल रख देता है। उसे आदमी के सामने एक औरत बैठी हुई थी जिसकी उम्र करीब 48 साल होगी, दिखने में बेहद खूबसूरत, घमंडी और एक क्लास सी लेडी। यह है श्रुति रायचंद, कबीर रायचंद की मां। वह एटीट्यूड से बोली, व्हाट हैपेंड प्रताप। वो आदमी कबीर के डैड गुस्से से अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक कर बोले, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ पर तुम्हारा लड़का हमेशा मेरी मेहनत पर पानी फेर देता है। उसके कितने क्राइम को छुपाओ, मैं कितना सब कुछ बचाओ, वह हर बार मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसे एक बात समझ नहीं आ रही है कि अभी चुनाव आ रहे हैं, मैं इस शहर का एमएलए हूँ। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा बेटा ऐसे सारी हरकतें कर रहा है तो वोट तो छोड़ो, लोग थू करेंगे हमारे ऊपर। वो आदमी यानी कि प्रताप रायचंद, उम्र 53 साल, अपनी उम्र से कम दिखते हैं कबीर के जितने ही गुड लुकिंग, बस उसे थोड़े बड़े लगते हैं। प्रताप जी की हरकतें भी कुछ कबीर की तरह ही है, पर वह अपनी बीवी के डर से शांत रहते हैं। श्रुति जी अपनी जगह से खड़ी होकर प्रताप जी के पास जाती है और उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है प्रताप, कबीर ने आज तक जो भी किया है वह कभी पकड़ा नहीं गया और वह हमेशा हमारी इज्जत का ख्याल रखता है। तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वह खुद को संभालना जानता है और बाकी तुम और मैं ना उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इकलौता बेटा है हमारा, क्या हम उसके लिए वह नहीं कर सकते जो वह चाहता है। हाँ, तुम्हारा बेटा बस लड़कियों के रेप करना जानता है, उनके साथ जबरदस्ती करना जानता है और तुम ना खुद उसे कुछ कहती हो ना मुझे कुछ कहने देती हो। यह क्या हरकत है श्रुति, एक दिन वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रेपिस्ट बन जाएगा, क्या तुम उसे सुधार नहीं सकते। माना वह हमें बहुत मिन्नतों के बाद मिला है, हमारा इकलौता बेटा है, पर तुम्हें सोचना तो चाहे कि वह क्या कर रहा है। क्या वह जिंदगी भर ऐसे ही आवारागिरी करता रहेगा। इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, उसे वह संभालने के लिए कहो 24 साल का हो गया है वह, फिर भी उसने आज तक कभी काम में ध्यान नहीं दिया। प्रताप जी गुस्से से चिल्लाकर बोले। श्रुति जी कोल्ड फेस के साथ बोली, करूंगी वह सब करूंगी जो मेरा बेटा कबीर चाहेगा, वह चाहे जितनी लड़कियों के साथ जो चाहे करें वह करेगा और कोई उसे नहीं रोकेगा। खबरदार जो अगर तुमने उसे कभी कुछ कहने की कोशिश की तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा कबीर मेरी जिंदगी है, मैं उसे कभी नाराज नहीं कर सकती। और तुम खुद को देख लो, तुम क्या थे शादी से पहले, तुम भी तो लड़कियों के साथ सोते थे ना, तो फिर अगर मेरे बेटे ने ये काम कर दिया तो क्या गलत किया है उसने। मैंने कभी किसी लड़की का रेप नहीं किया। श्रुति तुम जबान संभाल कर बात करो, अगर मेरा किसी के साथ फिजिकल रिलेशन था मैं उसे लड़के की मर्जी से उसके साथ रिलेशन बनाता था, ना कि जबरदस्ती करता था। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर प्रताप एक गुस्से से घर से बाहर चले जाते हैं। जंगल एरिया। अब तक काफी अंधेरी रात हो चुकी थी। कबीर जंगल के अंदर अपनी कर रोकता है और कर से निकालकर सावित्री को अपनी बाहों में उठा लेता है और कुछ कम अंदर चलता है जहां पर एक लेक जैसा था, वहां पर काफी सारे जंगली जानवर आते जाते रहते थे। कबीर सावित्री को दूर लेक के पास फेंकते हुए बोला, जाओ खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हारी
खूबसूरती को हमेशा अपने जहन में रखूंगा, तुमसे जैसी खूबसूरत लड़की की मुझे हमेशा तलाश रहेगी, पर तुम्हारी जिंदगी का सफ़र यहीं तक था हसीना बाई। उम्मीद है तुम मरने के बाद इन जंगली जानवरों के काम आ सको। मैं अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में ज़रूर कहूँगा कि एक हसीना थी जिसका मैं एक रात का दीवाना हो गया। इतना कहकर कबीर उसे फेंक देता है और बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला जाता है। सावित्री लेक के किनारे पर पड़ी हुई थी। कब इसको लगा था कि वह पानी के अंदर जा चुकी होगी, वह जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद एक कर वहां पर आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का बाहर आता है। दिखने में वह भी काफी हैंडसम था, 6 फुट हाइट के साथ गेहूं और रंग। वह लड़का किसी को ढूंढ रहा था। वह अंदर चलते हुए आता है तो उसकी नज़र उसे तालाब के पास पड़ी हुई सफ़ेद चादर पर जाती है। वह जल्दी से अपने कदम उसे तरफ बढ़ा देता है और जोर से बोला, सावित्री सावित्री कहाँ हो तुम। वह उस लेक के पास पहुंचकर जब उसे लड़की को देखा है तो पहले अपनी नज़रें घूम लेता। वह अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोला, फिर से एक लड़की, इस हालत में बस एक ठोस सबूत मिल जाए मुझे उस कबीर रायचंद के खिलाफ, फिर हमेशा फिर उसे सलाखों के पीछे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि किसी लड़की को नज़र उठाकर देखेगा भी नहीं। सारी चीज़ें मालूम होने के बावजूद भी मैं उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि एक इप्स बन जाने के बाद भी मैं इतना कमज़ोर रह जाऊँगा। वह लड़का जिसका नाम अमन था वह खुद को शांत करता है और उसे लड़की के पास जाकर उसे ठीक से कंबल से कवर कर लेता है और उसके चेहरे को देखा है। पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाया था, पर जब वह उसे लड़की को देखा है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्से के भाव नजर आने लगे थे। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थी और वह पूरा गुस्से से कांपने लगा था। उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा बहकर सावित्री के चेहरे पर पड़ता है। एपिसोड 115 रुद्राक्ष का ख्वाहिश के साथ जबरदस्ती करना। स्वीटहार्ट, तुम्हारे याददाश्त खोने से मुझे कोई फर्क। रुद्राक्ष के चेहरे पर किसी ने जोरदार भूसा चढ़ दिया था। रुद्राक्ष का चेहरा एक तरफ झुक गया था। रुद्राक्ष ने गुस्से से अपनी मुठिया का असली थी। वह पूरी तरह से गुस्से से कांप रहा था। वह अपना सर उठाकर अपने लाल आंखों से उसे इंसान की तरफ देखा है तो यह कोई और नहीं दक्षिण था। दक्ष भी वहां रुद्राक्ष को देखकर काफी गुस्से में आ चुका था, पर वह ख्वाहिश के सामने कुछ जाहिर नहीं करना चाह रहा था, जैसे ख्वाहिश को ऐसा लगे कि रुद्राक्ष उसके पास से रिलेटेड कोई इंसान है। दक्ष को देखकर रुद्राक्ष गुस्सा और बढ़ जाता है। वह दक्ष की कॉलर को पकड़कर लगातार उसके चेहरे पर घुसे मारने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्राक्ष दक्ष के ऊपर पूरे 1.5 साल का गुस्सा निकल रहा है। ख्वाहिश रुद्राक्ष को रोकने के लिए उसके पीछे जा रहे थे, पर कोई फायदा नहीं था। रुद्राक्ष बुरी तरह से लात गस से दक्ष को मरने लगा था। दक्ष के माथे से और होंठ के किनारे से खून आने लगा था। दक्ष जानबूझकर ख्वाहिश के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि रुद्राक्ष उसके ऊपर जुल्म उठा रहा है और उसने कुछ किया ही नहीं है। वह एक बहुत भोला इंसान है। ख्वाहिश रुद्राक्ष के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए उन्हें, बड़े अजीब इंसान हो। पहले मुझ पर चिपक रहे थे, अब मेरे पति के ऊपर मारपीट कर रहे हो। कौन हो तुम, छोड़ो उन्हें। रुद्राक्ष जब ख्वाहिश के मुंह से दक्ष के लिए पति सुनता है तो उसका हाथ रुक जाता है। उसे अपने सीने के बेतहाशा टुकड़े होते हुए महसूस हो रहे थे। रुद्राक्ष दक्ष के चेहरे पर एक जोरदार लात मार देता है और ख्वाहिश के हाथ को मजबूती से पकड़कर अपने बेहद करीब करके बोला, क्या कहा तुमने, फिर से बोलो। रुद्राक्ष की सर्द आवाज़ को सुनकर उसकी नज़रों को देखकर ख्वाहिश बिल्कुल डर चुकी थी। उसे आज पहली बार किसी से डर लगता था, लग रहा था, वरना वह दक्ष को तो मुंह पर कुछ भी कह देती थी और उसकी एक ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर रही थी, पर रुद्राक्ष के सामने उसके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रहे थे। रुद्राक्ष उसे अपने बेहद करीब करके उसके होठों को लगभग अपने होठों से छूते हुए सर्द आवाज़ में बोला, मैंने कहा कहो अभी तुमने क्या कहा। ख्वाहिश से रुद्राक्ष की नज़रों के तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह अपना सर झुकाकर मासूमियत से बोली, हम भूल गए, हमें छोड़िए प्लीज़। रुद्राक्ष को आज ख्वाहिश के मासूमियत पर जरा भी प्यार नहीं आ रहा था, बल्कि उसे ख्वाहिश के वह पति वाली बात याद सुनकर और गुस्सा हो रहा था। रुद्राक्ष उसके जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, तुमने कहा कि यह लड़का जो जमीन पर पड़ा हुआ है वह तुम्हारा पति है, और क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुमने ये क्यों कहा। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, या अब तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो चुका है। भूलो मत स्वीटहार्ट, मैं अभी भी वह पहले वाला रुद्राक्ष सिंह शेखावत ही हूँ, और तुम्हारे जाने के बाद वह रुद्राक्ष सिंह शेखावत और क्रूएल और रूड हो चुका है। इसलिए मुझे उकसाओ मत कि मैं तुम्हारे साथ हार्ड बिहेव करूँ। ख्वाहिश रुद्राक्ष के मुंह से रुद्राक्ष सिंह शेखावत सुनकर जज से अपना सर उठाकर रुद्राक्ष की आंखों में देखकर बोली, आप रुद्राक्ष सिंह शेखावत है क्या, आप ही ने उस कहानी को प्रोड्यूस किया है, एक अनचाहा प्यार जिसमें वह लड़का जबरदस्ती उसे लड़की को अपने साथ रख लेता है और उसके साथ हर रोज रेप करता था। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, हाँ, और वह कहानी तुमने लिखी थी, क्या ये सब भूल चुकी हो तुम। जैसे बेवकूफ़ी भरे सवाल कर रही हो, और मेरे 1 साल मुझसे दूर जाने की सज़ा में तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा स्वीटहार्ट, और यकीन मानो तुम्हारी जो हालत होगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा। ख्वाहिश से रुद्राक्ष की नज़रों के तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह अपना सर झुकाकर मासूमियत से बोली, हम भूल गए, हमें छोड़िए प्लीज़। रुद्राक्ष को आज ख्वाहिश के मासूमियत पर जरा भी प्यार नहीं आ रहा था, बल्कि उसे ख्वाहिश के वह पति वाली बात याद सुनकर और गुस्सा हो रहा था। रुद्राक्ष उसके जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, तुमने कहा कि यह लड़का जो जमीन पर पड़ा हुआ है वह तुम्हारा पति है, और क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुमने ये क्यों कहा। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, या अब तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो चुका है। भूलो मत स्वीटहार्ट, मैं अभी भी वह पहले वाला रुद्राक्ष सिंह शेखावत ही हूँ, और तुम्हारे जाने के बाद वह रुद्राक्ष सिंह शेखावत और क्रूएल और रूड हो चुका है। इसलिए मुझे उकसाओ मत कि मैं तुम्हारे साथ हार्ड बिहेव करूँ।
ख्वाहिश रुद्राक्ष के मुंह से रुद्राक्ष सिंह शेखावत सुनकर जज से अपना सर उठाकर रुद्राक्ष की आंखों में देखकर बोली, आप रुद्राक्ष सिंह शेखावत है क्या? आप ही ने उस कहानी को प्रोड्यूस किया है, एक अनचाहा प्यार जिसमें वह लड़का जबरदस्ती उसे लड़की को अपने साथ रख लेता है और उसके साथ हर रोज रेप करता था। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, हाँ, और वह कहानी तुमने लिखी थी क्या? ये सब भूल चुकी हो तुम? जैसे बेवकूफ़ी भरे सवाल कर रही हो और मेरे 1 साल मुझसे दूर जाने की सज़ा में तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा स्वीटहार्ट, और यकीन मानो तुम्हारी जो हालत होगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा। दक्ष मुश्किल से खड़ा होते हुए बोला, ख्वाहिश तुम मुझे हमेशा कहते थे ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास के बारे में क्यों नहीं बताता? उसे एक्सीडेंट में जब तुम्हारी याददाश्त चली गई तब मैंने तुम्हें कुछ याद दिलाने में मदद क्यों नहीं की? बस इसीलिए नहीं कहता था क्योंकि तुम्हारे साथ पेस्ट में ये हवन था जो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ रखता था। मैं कैसे भी करके तुम्हें इससे बचाया, पर अब देखो तुमने इंडिया आने की सेट की, हम इंडिया आए और हमें यह इंसान फिर से मिल गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यह इंसान हमें शांति से जीने क्यों नहीं देता? ख्वाहिश दक्ष की तरफ देखकर बोली, हमसे गलती हो गई दक्ष, हमें इस इंसान के साथ नहीं रहना, प्लीज़ हमें इससे बचाए। पता नहीं क्यों इनकी आंखें देखकर ही हमें बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये हरी आंखें हमने पहले भी कहीं देखी हुई है जो हमेशा हमें डरती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश और दक्ष की बकवास सुन रहा था। वह ख्वाहिश की तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, ओ तो तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो और तुम मुझे भूल चुकी हो कहानी में ट्विस्ट, पर मुझे ये ट्विस्ट पसंद नहीं आया। मुझे मेरी स्वीटहार्ट हमेशा मेरे साथ चाहिए और दैट्स इट, आई डोंट केयर। इस लड़के ने तुमसे ये कहा कि वो तुम्हारा पति है, तुम उसकी बीवी हो, और क्या क्या कहा ये सब मुझे नहीं पता, पर यह सच है कि इसने तुम्हें जो भी कहा वह सब झूठ था और तुम्हारी याददाश्त खोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्वीटहार्ट। तुम झूठ दक्ष नहीं झूठ आप बोल रहे हैं, हमें सब पता है कि आप लड़कियों के साथ क्या करते हैं, उनसे कैसे रहते हैं, और हम कभी आप जैसे इंसान के लिए कोई स्टोरी नहीं लिखूंगी। उसे लेखक का नाम ख्वाहिश गुप्ता हूँ, वैसे वह हम नहीं हो जाएंगे। आप एक दीवान है जो बस लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना जानते हैं। ख्वाहिश रुद्राक्ष की आंखों में घूरते हुए बोली। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्राक्ष जोर जोर से हंसने लगता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष का हंस सुनकर काफी डर गए थे क्योंकि रुद्राक्ष की हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। श्री जो ये देख रहा था उसके माथे पर हल्के पसीने आ जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि रुद्राक्ष की इस है का मतलब जरूर किसी की बर्बादी या मौत है। रुद्राक्ष ख्वाहिश की कमर में अपना हाथ डाल लेता है और ख्वाहिश के सीने को बिल्कुल अपने सीने से चिपक कर ख्वाहिश के बदन से अपने बदन को सटाते हुए बोला, अब जब तुमने मुझे ये सब कह ही दिया है तो क्यों ना मैं अपने दिल की प्यास बुझा लो, जो मैं कब से करना चाह रहा था, पर तुम्हारी इन सारी फालतू बकवास की वजह से वह लेट होता जा रहा है। ख्वाहिश कुछ समझ पाते उससे पहले ही रुद्राक्ष ख्वाहिश के होठों को अपने होठों के बीच दबाकर उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। ख्वाहिश को भी कुछ समझ में नहीं आया था। उसे जैसे ही रियलाइज होता है रुद्राक्ष क्या कर रहा है, वह रुद्राक्ष को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगती है जो उसके लिए नामुमकिन था। रुद्राक्ष पूरी तरह से ख्वाहिश के ऊपर हावी हो चुका था, उसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी वहां पर कितने लोग हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, कौन रुद्राक्ष की वीडियो बना रहा है, उसे बदनाम करने के लिए। उसे इस चीज़ का कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश को पाना था। ख्वाहिश को रुद्राक्ष के अपने इतने करीब होने से कुछ महसूस हो रहा था जो उसे कभी दक्ष के साथ नहीं हो रहा था। वह ये फीलिंग समझ नहीं पा रही थी, उसे अपने पूरे शरीर में एक कर्द दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। दक्ष जब ये देखा है तो अपने कदम रुद्राक्ष और ख्वाहिश की तरफ बढ़ा देता है, पर रुद्राक्ष के सारे गॉड्स रुद्राक्ष और ख्वाहिश को कर लेते हैं जिससे कोई उन दोनों को देख नहीं पा रहा था, और श्री दक्ष को वहां से दूर लेकर चला जाता है। दक्ष की हालत काफी खराब हो चुकी थी, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। श्री उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। एक लंबी किस के बाद रुद्राक्ष जब सेटिस्फाई हो जाता है तब वह ख्वाहिश से दूर हो जाता है और उसके सोचे हुए होठों की तरफ देखा है जो सोचकर मोटे हो चुके थे। रुद्राक्ष अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान सजा ख्वाहिश के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, दिस इज माई फेवरेट व्यू। जब भी मैं तुम्हारे होठों को इस तरह से देखता हूँ तब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यह सिर्फ मेरे हैं, इन पर किस करने का, इन्हें मसलने का, इनसे खेलने का हक सिर्फ मेरा है। ख्वाहिश अपने नाम आंखों से रुद्राक्ष को करते हुए बोली, नहीं, हमारे होठों पर, हमारे शरीर पर, हम पर आपका हक नहीं है और ना ही हमें हक कभी आपको देंगे। या आपकी गलत फहमी है, आपको लगता है कि हर गलत लड़की के ऊपर आपका हक है, पर नहीं, आपका हमारे ऊपर कोई हक नहीं है। रुद्राक्ष अपने गर्दन पर ही करके ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, बहुत जबान आ गई है तुम्हारी पहले की तरह, और मैं तुम्हें घर जाकर दिखाता हूँ कि मेरा तुम्हारे ऊपर कितना हक है। इतना कहकर रुद्राक्ष ख्वाहिश को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है और अपने कार में बैठकर खुद ड्राइविंग करते हुए वहां से अपनी होटल के लिए चला जाता है। ख्वाहिश बहुत चीख चिल्ला रही थी पर रुद्राक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। होटल। रुद्राक्ष ख्वाहिश को कैसे देखते हुए अपने रूम की तरफ ले जा रहा था। वहां पर स्टाफ था, सब लोग ख्वाहिश को देख रहे थे। ख्वाहिश सबसे मदद मांग रही थी पर कोई ख्वाहिश की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ख्वाहिश को अब रुद्राक्ष से बहुत डर लग रहा था। रूम में ले जाने के बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश को बेचकर पटक देता है और दरवाजा अंदर से बंद करके अपना ब्लेजर सोफे पर पटक कर अपने शर्ट के बटन्स खोलते हुए ख्वाहिश की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, जानना चाहती हो ना तुम तुम पर मेरा हाल है या नहीं, अभी बताता हूँ। और दोस्तों, मैंने ख्वाहिश और रुद्राक्ष को मिला दिया, और वह भी पुरानी रुद्राक्ष वाली स्टाइल में, जबरदस्ती वाली स्टाइल। तो आप लोग खुश हैं ना? आपको आज का चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, प्लीज़ कंजूसी मत करना। एपिसोड 116 सॉरी स्वीट हार्ट पैनिक अटैक। रुद्राक्ष की ख्वाहिश के साथ जबरदस्ती।
ख्वाहिश बेड पर पीछे खिसकते हुए गुस्से से बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे, दूर रहिए हमसे, हम कराटे में ब्लैक बेल्ट है, आपकी टांगे तोड़ देंगे। रुद्राक्ष अपनी शर्ट को उतारकर वही सोफे पर फेंक देता है और अपने एक हाथ से ख्वाहिश की टांगों को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसके ऊपर आकर अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, रियली कराटे में ब्लैक बेल्ट हो पर मेरे सामने कोई बेल्ट नहीं चलता। ख्वाहिश रुद्राक्ष की इस हरकत से काफी डर गई थी, वो अपने हाथ पैर चलाने लगती है। रुद्राक्ष उसके हाथ पैरों को पकड़ते हुए बोला, स्टॉप इट स्वीट हार्ट, नाउ यू आर मेकिंग मी एंग्री। ख्वाहिश फिर भी नहीं सुन रही थी तो रुद्राक्ष अपनी टाई से उसके हाथ पैरों को बांधने लगता है। ख्वाहिश की आंखों से बेतहाशा आंसू निकल रहे थे, वो रुद्राक्ष को रुकने के लिए कह रही थी पर रुद्राक्ष के सिर पर पागलपन सवार हो चुका था। ख्वाहिश की आंखों के सामने कुछ धुंधली याद आ रही थी जिसमें एक लड़की के साथ लड़का ऐसा ही बिहेव कर रहा था और वह लड़की कुछ नहीं कर पा रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ बांधने के बाद अपने हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर ख्वाहिश कैसे के ऊपर कर देता है और जबरदस्ती ख्वाहिश को किस करने लगता है। कुछ ही देर में ख्वाहिश स्ट्रगल करना बंद कर देती है। रुद्राक्ष को ये अजीब लगता है, वो अपना सर उठाकर ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा है। ख्वाहिश का चेहरा पूरी तरह से पसीने से भरा हुआ था, उसके साथ से काफ़ी धीमी चल रही थी और वह बेहोश हो चुकी थी। रुद्राक्ष जब ख्वाहिश की ये हालत देखता है तो उसके अपने सीने में बेतहाशा दर्द महसूस होने लगता है। वह जल्दी से ख्वाहिश के ऊपर से उठ जाता है और उसके हाथ पैर खोलकर अपने जेब से रुमाल निकालकर ख्वाहिश के चेहरे से पसीना पोंछने लगता है। वो ख्वाहिश के गाल को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, उठो, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा था, सॉरी, वह मुझे गुस्सा आ गया था, तुम्हें पता है ना हमें गुस्से में ऐसा ही बिहेव करता हूँ, उठो स्वीट हार्ट प्लीज़, तुम मुझे बहुत डरा रही हो, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, फिर मैं गुस्सा करता हूँ तो तुम नाराज हो जाती हो, मुझे माफ़ करते देखा मैं रुद्राक्ष सिंह शेखावत तुमसे माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। ख्वाहिश फिर भी अपनी आंखें नहीं खुलती है तो रुद्राक्ष ख्वाहिश के ऊपर से उठ जाता है और उसे ठीक से लेटकर उसके कपड़े ठीक करके अच्छे से कंबल से कवर करके उसके पास बैठकर श्री को फ़ोन लगा देता है और उसे जल्दी से किसी अच्छी फीमेल डॉक्टर को लाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में वहां पर वह फीमेल डॉक्टर आ चुकी थी और ख्वाहिश को एग्जामिन कर रही थी। रुद्राक्ष ने एक तरफ से कहा इसका हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से वह डॉक्टर ख्वाहिश को चेक कर रही थी। रुद्राक्ष के वहां पर रहने से वह डॉक्टर को काफ़ी डर लग रहा था, वह काफ़ी नर्वस भी हो रही थी। रुद्राक्ष डॉक्टर घूरते हुए बोला, जल्दी करो डॉक्टर, ऐसे धीरे धीरे मत करो और बताओ कि मेरी स्वीट हार्ट को क्या हुआ है, यह ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो सकती है। वह डॉक्टर ख्वाहिश को एक इंजेक्शन लगा देती है और अपना सिर झुकाए बोले, सर मैडम को पैनिक अटैक आया है, शायद इन्हें अपने पास की ऐसी कोई चीज़ याद आ गई या इन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं दिख गई जो शायद अभी के लिए उन्हें याद नहीं है, इसलिए इन्हें पहने का ठेका गया है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये कुछ वक्त में ठीक हो जाएगी और इस बात का खास ध्यान रखेगी कि नहीं पास्ट की कोई चीज़ से जिनके सामने ना आए, वरना हो सकता है कि इनका डर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उनके दिमाग की नसें फट सकती है और उनकी मौत। शट अप, इसके आगे एक और लव स्वीकार तो यही जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, निकलो यहाँ से और दूसरी बार कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। रुद्राक्ष गुस्से से उसे डॉक्टर की बात को बीच में काट कर बोला। डॉक्टर रुद्राक्ष की तेज आवाज़ सुनकर डर गई थी, वह अपना सर झुकाकर वहां से जाने लगती है। तभी कोई अंदर आते हुए बोला, क्यों, वह डॉक्टर सच कह रही है, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा और तुम उसे यहाँ से भगा रहे हो, पर भूलो मत रुद्राक्ष सिंह शेखावत, तुम ख्वाहिश की जिंदगी के वह नाइटमैन हो जिसे ख्वाहिश वापस कभी नहीं चाहेगी। वह मेरे साथ बेहद खुश थी, तुम हमारे बीच में आए हो और तुमने हमारे बीच जाकर ठीक नहीं किया। रुद्राक्ष दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा है तो उसकी आंखें जो पहले से ही गुस्से से लाल थी वह और लाल और कठोर हो जाती है। रुद्राक्ष अपने सरदावास में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे होटल रूम तक चले आए। अब तक ख्वाहिश अपने नाम आंखों से रुद्राक्ष को करते हुए बोली, नहीं, हमारे होठों पर, हमारे शरीर पर, हम पर आपका हक नहीं है और ना ही हमें हक कभी आपको देंगे, या आपकी गलत फहमी है, आपको लगता है कि हर गलत लड़की के ऊपर आपका हक है, पर नहीं, आपका हमारे ऊपर कोई हक नहीं है। रुद्राक्ष अपने गर्दन पर ही करके ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, बहुत जबान आ गई है तुम्हारी पहले की तरह और मैं तुम्हें घर जाकर दिखाता हूं कि मेरा तुम्हारे ऊपर कितना हक है। इतना कहकर रुद्राक्ष ख्वाहिश को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है और अपने कार में बैठकर खुद ड्राइविंग करते हुए वहां से अपनी होटल के लिए चला जाता है। ख्वाहिश बहुत चीख चिल्ला रही थी पर रुद्राक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। होटल। रुद्राक्ष ख्वाहिश को कैसे देखते हुए अपने रूम की तरफ ले जा रहा था, वहां पर स्टाफ था, सब लोग ख्वाहिश को देख रहे थे। ख्वाहिश सबसे मदद मांग रही थी पर कोई ख्वाहिश की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ख्वाहिश को अब रुद्राक्ष से बहुत डर लग रहा था। रूम में ले जाने के बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश को बेचकर पटक देता है और दरवाजा अंदर से बंद करके अपना ब्लेजर सोफे पर पटक कर अपने शर्ट के बटन्स खोलते हुए ख्वाहिश की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, जानना चाहती हो ना तुम पर मेरा हाल है या नहीं, अभी बताता हूँ। अब आगे। ख्वाहिश बेड पर पीछे खिसकते हुए गुस्से से बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे, दूर रहिए हमसे, हम कराटे में ब्लैक बेल्ट है, आपकी टांगे तोड़ देंगे। रुद्राक्ष अपनी शर्ट को उतारकर वही सोफे पर फेंक देता है और अपने एक हाथ से ख्वाहिश की टांगों को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसके ऊपर आकर अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, रियली कराटे में ब्लैक बेल्ट हो पर मेरे सामने कोई बेल्ट नहीं चलता। ख्वाहिश रुद्राक्ष की इस हरकत से काफ़ी डर गई थी, वो अपने हाथ पैर चलाने लगती है। रुद्राक्ष उसके हाथ पैरों को पकड़ते हुए बोला, स्टॉप इट स्वीट हार्ट, नाउ यू आर मेकिंग मी एंग्री।
ख्वाहिश फिर भी नहीं सुन रही थी तो रुद्राक्ष अपनी टाई से उसके हाथ पैरों को बांधने लगता है। ख्वाहिश की आंखों से बेतहाशा आंसू निकल रहे थे। वो रुद्राक्ष को रुकने के लिए कह रही थी पर रुद्राक्ष के सिर पर पागलपन सवार हो चुका था। ख्वाहिश की आंखों के सामने कुछ धुंधली याद आ रही थी जिसमें एक लड़की के साथ लड़का ऐसा ही बिहेव कर रहा था और वह लड़की कुछ नहीं कर पा रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ बांधने के बाद अपने हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर ख्वाहिश कैसे के ऊपर कर देता है और जबरदस्ती ख्वाहिश को किस करने लगता है। कुछ ही देर में ख्वाहिश स्ट्रगल करना बंद कर देती है। रुद्राक्ष को ये अजीब लगता है। वो अपना सर उठाकर ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा है। ख्वाहिश का चेहरा पूरी तरह से पसीने से भरा हुआ था। उसके साथ से काफ़ी धीमी चल रही थी और वह बेहोश हो चुकी थी। रुद्राक्ष जब ख्वाहिश की ये हालत देखता है तो उसके अपने सीने में बेतहाशा दर्द महसूस होने लगता है। वह जल्दी से ख्वाहिश के ऊपर से उठ जाता है और उसके हाथ पैर खोलकर अपने जेब से रुमाल निकालकर ख्वाहिश के चेहरे से पसीना पोंछने लगता है। वो ख्वाहिश के गाल को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, उठो, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा था, सॉरी, वह मुझे गुस्सा आ गया था, तुम्हें पता है ना हमें गुस्से में ऐसा ही बिहेव करता हूँ, उठो स्वीट हार्ट प्लीज़, तुम मुझे बहुत डरा रही हो, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, फिर मैं गुस्सा करता हूँ तो तुम नाराज़ हो जाती हो, मुझे माफ़ करते देखा मैं रुद्राक्ष सिंह शेखावत तुमसे माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। ख्वाहिश फिर भी अपनी आंखें नहीं खुलती है तो रुद्राक्ष ख्वाहिश के ऊपर से उठ जाता है और उसे ठीक से लेटकर उसके कपड़े ठीक करके अच्छे से कंबल से कवर करके उसके पास बैठकर श्री को फ़ोन लगा देता है और उसे जल्दी से किसी अच्छी फीमेल डॉक्टर को लाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में वहां पर वह फीमेल डॉक्टर आ चुकी थी और ख्वाहिश को एग्जामिन कर रही थी। रुद्राक्ष ने एक तरफ से कहा इसका हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से वह डॉक्टर ख्वाहिश को चेक कर रही थी। रुद्राक्ष के वहां पर रहने से वह डॉक्टर को काफ़ी डर लग रहा था, वह काफ़ी नर्वस भी हो रही थी। रुद्राक्ष डॉक्टर घूरते हुए बोला, जल्दी करो डॉक्टर, ऐसे धीरे धीरे मत करो और बताओ कि मेरी स्वीट हार्ट को क्या हुआ है, यह ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो सकती है। वह डॉक्टर ख्वाहिश को एक इंजेक्शन लगा देती है और अपना सिर झुकाए बोले, सर मैडम को पैनिक अटैक आया है, शायद इन्हें अपने पास की ऐसी कोई चीज़ याद आ गई या इन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं दिख गई जो शायद अभी के लिए उन्हें याद नहीं है, इसलिए इन्हें पैनिक का ठेका गया है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये कुछ वक्त में ठीक हो जाएगी और इस बात का खास ध्यान रखेगी कि नहीं पास्ट की कोई चीज़ से जिनके सामने ना आए, वरना हो सकता है कि इनका डर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उनके दिमाग की नसें फट सकती है और उनकी मौत। शट अप, इसके आगे एक और लफ्ज़ स्वीकार तो यही जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, निकलो यहाँ से और दूसरी बार कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। रुद्राक्ष गुस्से से उसे डॉक्टर की बात को बीच में काट कर बोला। डॉक्टर रुद्राक्ष की तेज आवाज़ सुनकर डर गई थी, वह अपना सर झुकाकर वहां से जाने लगती है। तभी कोई अंदर आते हुए बोला, क्यों, वह डॉक्टर सच कह रही है, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा और तुम उसे यहाँ से भगा रहे हो, पर भूलो मत रुद्राक्ष सिंह शेखावत, तुम ख्वाहिश की जिंदगी के वह नाइटमैन हो जिसे ख्वाहिश वापस कभी नहीं चाहेगी। वह मेरे साथ बेहद खुश थी, तुम हमारे बीच में आए हो और तुमने हमारे बीच जाकर ठीक नहीं किया। रुद्राक्ष दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा है तो उसकी आंखें जो पहले से ही गुस्से से लाल थी वह और लाल और कठोर हो जाती है। रुद्राक्ष अपने सरदावास में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे होटल रूम तक चले आए। एपिसोड 117 ओ पुअर स्वीट हार्ट, इन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की है इंस्पेक्टर। रुद्राक्ष गुस्से से दरवाजे पर खड़े दक्ष को घूर रहा था। दक्ष कमरे के अंदर आते हुए बोला, कमरे तक क्या, मैं तुम्हारे कमरे के अंदर भी आ गया, देखो और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रुद्राक्ष गुस्से से खड़ा होता है और दक्ष के कॉलर को पकड़कर उसके मुंह पर बेतहाशा घुसे जड़ने लगता है। ख्वाहिश जिसकी बेहोशी धीरे धीरे खत्म हो रही थी वह अपने होश में आती है और अपने सर को पकड़ लेती है। इतनी आवाज़ से सुनकर वह तेरे से अपनी नज़रें उठाकर सामने देखती है जहां पर रुद्राक्ष बेरहमी से दक्ष को मार रहा था और वह बहुत बुरा लग रहा था, बिल्कुल किसी विलेन की तरह। ख्वाहिश जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर उसे रुद्राक्ष से दूर करती है और दक्ष के सामने खड़ी हो जाते हैं। रुद्राक्ष अपने दक्ष को करने के लिए अपना हाथ उठाया हुआ था, वह ख्वाहिश को देखकर जल्दी से अपने हाथ को रोक लेता है, हर ख्वाहिश को घूरने लगता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष को डबल घूरते हुए बोली, ऐसे क्या घूर रहे हैं आप, एक तो आपको किसी निर्दोष को बुरी तरह से पीटना है और जब कोई आपको रोकता है फिर भी आपको और गुस्सा करना है, ये क्या बात हुई, आपको क्या लगता है आप क्या के भगवान हैं और बाकी सब आपके गुलाम है, जिसे चाहे उसे करने लगते हैं, जिसे चाहे उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, समझते क्या है आप अपने आप को, अभी पुलिस बुलाते हैं तब आपको पता चलेगा, बड़े आए खुद को पावरफुल समझने वाले। इतना कहकर ख्वाहिश अपने फ़ोन निकालकर पुलिस को कॉल कर देती है। श्री रुद्राक्ष की तरफ देखा है तो रुद्राक्ष से अपने आंखों से शांत रहने के लिए कहता है और खुद भी शांत भाव से ख्वाहिश को देख रहा था। रुद्राक्ष के इमोशनलेस चेहरे पर भी ख्वाहिश के लिए प्यार साफ दिख रहा था, कोई भी बस रुद्राक्ष के इमोशनलेस आंखों को देखकर भी यह कह सकता था कि रुद्राक्ष ख्वाहिश से कितना प्यार करता है। फ़ोन रखने के बाद ख्वाहिश रुद्राक्ष का घूरते हुए बोली, बस अभी कुछ ही देर में पुलिस आ रही है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पुलिस क्या चीज़ है, बड़े आए खुद को पावरफुल समझने वाले, बहुत घमंड है ना आपको अपने आप के ऊपर। रुद्राक्ष अभी भी उसे देख ही रहा था। ख्वाहिश उसे घूरते हुए बोली, यह क्या आप हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई पागल है और हमने पुलिस को बुलाकर कोई गलत काम किया है। रुद्राक्ष अपना सिर ना में हिलाकर बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, देख लेते हैं तुम्हारे पुलिस आकर मेरा क्या बिगाड़ लेती है, इतना भी घमंड करना अच्छी बातें होती है मिस्टर शेखावत, खम्मा देखना है, एक दिन इंसान को उसकी असली जगह दिखाई देता है। ख्वाहिश दक्ष को अच्छे से पकड़कर उसे संभालते हुए बोली।
रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर एक झटके से अपने पास खींच लेता है, जिससे ख्वाहिश उसके सीने से जा टकराती है और वह अपने सर को पकड़ लेती है। वह अपना सिर सहलाते हुए बोली, बाप रे, आपका सीन है या पत्थर, कितना जोर से लगा। रुद्राक्ष ख्वाहिश की कमर पर अपने पकड़ करते हुए बोला, अगर गैर मर्द को हाथ लगाओगी तो मेरा सीना पत्थर हो ही जाएगा। ख्वाहिश उसकी बात नहीं समझती है और अपने आप को रुद्राक्ष छुड़ाने लगती है। वह दक्ष की तरफ देखकर बोली, दक्ष, आप कुछ कहते क्यों नहीं? इनसे कहिए कि हमें छोड़ें, हमें नहीं पसंद बार बार इनका हमें हाथ लगाना। रुद्राक्ष जैसे ही कुछ कहने वाला था वहां पर पुलिस आकर दरवाजा नॉक करती है। दरवाजा पहले से ही खुला था, दक्ष जब आएगा तब उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। ख्वाहिश पुलिस वाले को देखकर उसे रुद्राक्ष की तरफ इशारा करके बोली, इंस्पेक्टर, यही है वह आदमी जो अभी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और अभी मेरे पति के ऊपर हाथ उठा रहा था। ये जब से हमसे मिला है तब से बस हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है और उसने जबरदस्ती मुझे किसी भी किया। दक्ष भी बोला, हाँ इंस्पेक्टर, मेरी बीवी सही कह रही है, सब कुछ यह आदमी कब से बस हम दोनों को परेशान करे जा रहा है, शांति से जीने नहीं दे रहा। इंस्पेक्टर अपने कदम रुद्राक्ष की तरह बढ़ा देता है। ख्वाहिश मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष को देखकर बोली, देखना अभी कैसे ये इंस्पेक्टर तुम्हें 2-4 घंटे लगाएगी, तब तुम्हारी अकल कैसे ठिकाने आती है। रुद्राक्ष बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था जैसे ख्वाहिश का मजाक उड़ा रहा हो। इंस्पेक्टर जाकर रुद्राक्ष के सामने अपना सर झुकाकर उसे ग्रेट करके बोला, गुड आफ्टरनून मिस्टर शेखवत। रुद्राक्ष ख्वाहिश की तरफ बस तेरा मुस्कुरा देता है। ख्वाहिश अपनी आंखें सारे उसे इंस्पेक्टर को देख रही थी। वह इंस्पेक्टर आगे बोला, सर आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सब कुछ ठीक तो था? आई होप आपने अपना लोकेशन देख लिया होगा जहां पर आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं। आप फिक्र मत करें, आपकी सिक्योरिटी के सारे जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है, हम अपना काम अच्छे से निभाएंगे और कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहिएगा। ख्वाहिश अपनी नज़र चुराते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे बड़े लोग पुलिस को भी खरीद लेते हैं और उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, जिस वजह से कानून भी कुछ नहीं कर पाता। सारी गलती आपकी है, ना कि पुलिस वाले की। छोड़िए हमें, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें जाना है यहाँ से, हम आपकी यह सारी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले। रुद्राक्ष को ऐसी बातों को इग्नोर करके उसके हाथ को पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है तो दक्ष रुखवाएं इसके दूसरे हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है और रुद्राक्ष को करते हुए बोला, तुम अकेले रहे हो? रुद्राक्ष, ख्वाहिश अकेली नहीं है, रुद्राक्ष मैं हूं उसके साथ, उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती नहीं ले जाने दूंगा। रुद्राक्ष ख्वाहिश के घुटने पर एक लात मारता है जिससे दक्ष वही अपना घुटना पकड़कर बैठ जाता है। उससे बेहद दर्द हो रहा था अपने घुटने में। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपने कंधे पर उठाकर वहां से निकल जाता है और ख्वाहिश रुद्राक्ष की पीठ पर 100 से खून से करने लगी थी, पर रुद्राक्ष को किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रॉय मैंशन। अर्थ अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और अपने पास लेटे हुए अपने बेटे को देख रहा था जिसकी आंखें बंद थी और वह इस वक्त सो रहा था और उसे छोटे से खूबसूरत बच्चे के बंद मुट्ठी में अपनी उंगली दे देता है जिसे वह बच्चे नींद में ही पकड़ लेता है। उसे बच्चे की इस हरकत पर अर्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराना चाहती है। आरुषि वॉशरूम से बाहर आती है। वह अर्थ के बालों को सहलाकर बोली, क्या हुआ अर्थ, अपने बेबी को देखकर कैसी फीलिंग आ रही है? ये फीलिंग बहुत खूबसूरत है आरुषि, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू, तुमने मुझे इतनी खूबसूरत फीलिंग दी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ। अर्थ आरुषि की कमर से पकड़कर उसे अपने गले लगा लेता है। आरुषि भी अर्थ को गले लगाकर उसके माथे पर किस कर लेती है। अर्थ अपनी जगह से खड़ा होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर इंटेंस किस करने लगता है। उसे लंबी किस के बाद अर्थ आरुषि से दूर होता है और उसके गले पर किस करने लगता है। तभी उसके फ़ोन रिंग करने लगता है। अर्थ पूरा सामान बनाकर कॉल रिसीव कर लेता है। ये कबीर का कॉल था। सामने से कभी कुछ कहता है जिसे सुनकर अर्थ क्या है रानी से फटी के फटी रह जाती है और वह जोर से बोला, क्या? एपिसोड 118। एक हसीना थे में तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। अब तक एक कर वहां पर आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का बाहर आता है। दिखने में वह भी काफी हैंडसम था, 6 फुट हाइट के साथ, गेहूं और रंग। वह लड़का किसी को ढूंढ रहा था। वह अंदर चलते हुए आता है तो उसकी नज़र उसे तालाब के पास पड़ी हुई सफ़ेद चादर पर जाती है। वह जल्दी से अपने कदम उसे तरफ बढ़ा देता है और जोर से बोला, सावित्री सावित्री कहाँ हो तुम? वह उस लेक के पास पहुंचकर जब उसे लड़की को देखा है तो पहले अपनी नज़रें घूम लेता। वह अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोला, फिर से एक लड़की इस हालत में, बस एक ठोस सबूत मिल जाए मुझे उस कबीर रायचंद के खिलाफ, फिर हमेशा, फिर उसे सलाखों के पीछे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि किसी लड़की को नज़र उठाकर देखेगा भी नहीं। सारी चीज़ें मालूम होने के बावजूद भी मैं उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि एक इप्स बन जाने के बाद भी मैं इतना कमज़ोर रह जाऊँगा। वह लड़का जिसका नाम अमन था वह खुद को शांत करता है और उसे लड़की के पास जाकर उसे ठीक से कंबल से कवर कर लेता है और उसके चेहरे को देखा है। पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाया था, पर जब वह उसे लड़की को देखा है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्से के भाव नजर आने लगे थे। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थी और वह पूरा गुस्से से कांपने लगा था। उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा बहकर सावित्री के चेहरे पर पड़ता है। अब आगे अमन सावित्री के चेहरे को अपने हाथों में भरकर रुंधी आवाज में बोला, सावित्री ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ? मैंने कहा था ना मेरे साथ रहना, किसी और की नज़रों में नहीं आना। अमन रोने लगा था। वो एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और सावित्री को ठीक से ब्लैंकेट से कवर करता है और सावित्री को अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है।
हॉस्पिटल। अमन वार्ड के बाहर बैठा हुआ था और अंदर सावित्री का ऑपरेशन हो रहा था। अमन की आंखें नम थी, वो कुछ सोच रहा था, उसे वहां से जाना था पर सावित्री को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। रायचंद विला। सुबह का वक्त। कबीर की कार विला के सामने खड़ी थी, उसे वहां देखकर सारे गार्ड्स डर जाते हैं। कबीर एक डेविल स्माइल के साथ अपनी कार सामने खड़े गार्ड्स की तरफ फुल स्पीड से अपनी कार बढ़ा देता है। वो सभी गार्ड्स डर से सीधे खड़े हो जाते हैं। कबीर उन लोगों के घुटनों के बिल्कुल पास जाकर अपनी कार रोक देता है। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन गार्ड्स का एक्सीडेंट ही कर देगा, पर कबीर के उनके घुटनों को गाड़ी से टच कराया था। कबीर एक डेविल स्माइल के साथ कर से निकाल कर की चीज़ उसे घर के मुंह पर मरते हुए बोला, ये लोकर पाक कर दो और सही से करना वरना तुम्हें अपनी सजा पता है ना। वो गार्ड डरते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है। कबीर उसे एल घूरते हुए वहां से चला जाता है। कबीर बड़े से डोर से होते हुए लिविंग रूम के अंदर एंटर करता है। वह देखता है कि उसकी मां नौकरों को डांट लगा रहे थे। कबीर तिरछी मुस्कान के साथ जाकर अपनी मां को पीछे से गले लगा लेता है और उनके माथे पर किस करके बोला, क्या मॉम आप जब देखो तब इन लोगों के मुंह लगती रहती है, निकाल दीजिए ना कम से, अगर इतना ही परेशान कर रहे हैं तो या फिर मुझे दे दीजिए, मैं सही कर दूंगा। श्रुति जी पीछे मुड़कर कबीर के माथे पर किस कर लेती है और उन्हें उसे गले लगाकर उसकी पीठ का सहलाते हुए बोली, ओ कबीर तुम्हें नहीं पता बेटा, तुम मुझे कितना परेशान कर देते हो। कभी भी पता है तुम्हारे पापा का कितना गुस्सा कर रहे थे, उन्हें पता चल गया है कि तुम कल फार्म हाउस पर फिर से एक लड़की लेकर गए थे। कबीर अपनी मॉम से दूर होता है और अपनी सर्द आंखों के साथ बोला, डैड को कैसे पता चला, कहीं उन्होंने फिर से फार्म हाउस पर अपने किसी जाहिल नौकर को रख दिया है जो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डैड को बता रहा है। ये डैड पता नहीं कब सुधरेंगे, इससे पहले मैंने उनकी 3 नौकर निकाल दिए तो इन्होंने फिर से ये किया, अब मुझे सीधा उसे नौकर को ही ठिकाने लगाने पड़ेगा। श्रुति से उसके हाथ को पकड़कर उसे शांत करती है और बोली, नहीं उसे नौकर को कुछ मत करना वरना तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वह उनका काफ़ी पुराना और ख़ास नौकर है, तुम उसे भूल जाओ। तुम्हें बताओ तुम ठीक हो ना, कैसी रही तुम्हारी दुबई वाले ट्रिप। बहुत अच्छी थी, मैं बहुत खूबसूरत, आपको पता है वहाँ पर बहुत हॉट एंड सेक्सी लड़कियाँ थी, मज़ा आ गया। कबीर अपनी मॉम को साइड हक करके बोला, यही तो करना चाहते हो तुम घूमना, पर अगर किसी बिजनेस ट्रिप पर भेज दो तो जाना, आपके पैसे हम जाएंगे, पर ऐसे ही अयाशी करने घूमने भेजो तो कैसे पैसे उड़ने लगेंगे। मेहनत से कमाता हूँ मैं, कोई फ्रॉड नहीं करता जो तुम मेरे अंधे पैसे उड़ा रहे हो। खुद को तो कुछ काम करना है नहीं और दूसरों के पैसे उड़ाने लगते हैं। प्रताप जी वहाँ जाकर सर्द आवाज में बोले। कबीर अपनी आंखें चढ़ाकर अपनी माँ से बोला, मॉम अगर यह आपके पति नहीं होते तो कसम से मैं इसे पहले ही मार दिया होता। श्रुति जी उसके गाल पर एक चपत लगाकर बोली, सी पागल ऐसे नहीं बोलते, पापा है वह, तुम्हारे गुस्से में कभी भी कह देते हैं तो क्या हुआ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो मैं कुछ खाया नहीं होगा, चलो मैं तुम्हें नाश्ता करती हूँ। हाँ ले जाओ इसे और खिलाओ, और कुछ काम फिर कुछ काम करने नहीं दे देना, तुम ही इसे और बिगाड़ रही हो। प्रताप जी उन दोनों के पीछे जाते हुए बोले। कबीर पीछे मुड़कर अपनी डैड के पास जाता है और उन्हें गले लगाकर बोला, डैड हो गई गलती, माफ़ कर दीजिए यार, बच्चा हूँ मैं, बच्चों से ही तो गलती होती है, अब क्या आप मुझे सुनते ही रहेंगे, यह नहीं कि मैं कैसा हूँ ये पूछ ले, मेरे हालचाल पूछ ले, मुझे ठीक से गले लगा ले, आपको तो बस शिकायत ही करनी होती है। प्रताप जी कबीर की पीठ को सहलाकर बोले, जब तुम मेरी उम्र के होंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि यह जो तुम कर रहे हो ये जिंदगी में सही नहीं था, तुम्हें कुछ और करना चाहिए था, पर वक्त बीत जाने से चीज़ ठीक नहीं हो जाती। कबीर तुम कभी मेरी बातों को सीरियस ले लिया करो, अच्छा रहेगा, अब इस बचपन से बाहर आओ, 24 साल के हो चुके हो तुम और मैं चाहता हूँ कि तुम अब बिजनेस ज्वाइन कर लो या फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। कबीर एक गहरी सांस लेकर बोला, अभी नहीं डैड, मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगा पर कुछ दिनों बाद, अभी मुझे अपने दोस्तों के साथ और घूमना है, उसके बाद जो आप कहेंगे वह मैं करूंगा। ओके, इतना कहकर वो नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। प्रताप जी कुछ देर उसे देखने के बाद बोले, और उसे लड़की का क्या हुआ जिसे तुम फार्म हाउस हो उसे लेकर गए थे। उसकी फिक्र आप मत करिए डैड, सब कुछ सही हो चुका है और मैंने उसे लड़की को ठिकाने लगा दिया है, आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही वह लड़की कभी वापस आएगी। कबीर खाना खाते हुए बोला। हॉस्पिटल। अमन बिना किसी भाव के अस्पताल के बेंच पर बैठा हुआ था। इस वक्त लेट नाइट हो चुकी थी, अमन ने अभी भी खाना किया था और ना ही पानी पिया था, वह बस ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी ऑपरेशन थिएटर में से डॉक्टर बाहर आते हैं। वह अपना सर झुकाकर अमन की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, पर हम मिस सावित्री को बचा नहीं पाए, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उनके साथ बहुत बुरी तरह से रेप किया गया था और उनके दोनों हाथों की नसें काट दी गई थी, जिस वजह से हमें उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था और आखिर में बीच ऑपरेशन में उन्होंने अपनी जान खो दी। उसे डॉक्टर की बात सुनकर अमन अपनी मुठिया गुस्से से काश जाती है और उसकी आंखों से कुछ बूंद आंसू गिर जाते हैं। वह डॉक्टर अमन के कंधे पर एक हाथ रखकर एक बार थपथपा कर वहां से अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं। अमन अपने भारी कदमों के साथ बोर्ड के अंदर जाता है और देखता है कि सावित्री को सफ़ेद चादर उड़ा दी गई थी। अमन अपने कांपते हुए हाथों को उठाता है और सावित्री की चादर को उसके चेहरे से हटता है। वह कुछ पल ऐसे ही देखते रहने के बाद सावित्री को गले लगाकर जोर से रोने लगता है जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। अमन रोते हुए बोला, क्यों गई तुम सावित्री वहाँ, मैंने तुम्हें मना किया था उसे हैवान के सामने मत जाना, फिर भी तुमने वह किया, मैंने कहा था वह सही इंसान नहीं है, मैंने अपने बचपन की दोस्त को खो दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता था, तुम्हारे अलावा कौन था मेरा, अब मैं कैसे रहूंगा, तुमने ही तो कहा था ना मुझे इंस्पेक्टर बनने के लिए, तुम्हारी जिद की वजह से मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया और अब तुम हो कि मुझे छोड़कर चले गई।
अमन अभी भी रोए जा रहा था। वह कुछ देर बाद अपने आंसू पोंछकर अपनी लाल आंखों से सावित्री के चेहरे को देखते हुए बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ सावित्री कि मैं कबीर रायचंद को इतनी बुरी मौत दूंगा, इतनी बदनामी और जिल्लत दूंगा कि उसे अपने इस जन्म पर भी अफसोस होगा। 5 साल बाद स्पेन। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। मुझसे नई बात है नई आदतों के साथ है, मुझसे नई बात है नई आदतों के साथ है जो सही वो करदा नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, इश्क वालों ने हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, इश्क वालों ने। एपिसोड 119 स्वीट हार्ट मजबूरन भी पर तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही रहना होगा, इमोशनल ब्लैकमेल। अर्थ जोर से बोला क्या फेयरफुल फेस, अर्थ जोर से बोला क्या फेयरफुल फेस। अर्थ के इतना जोर से क्या बोलने से उसके बच्चे की नींद खुल चुकी थी। आरुषि अर्थ को डांटते हुए बोली, अर्थ के बच्चे जब यहाँ से बाहर इतना जोर जोर से घर में क्यों चिल्ला रहे हो, मेरे बच्चे की नींद खुल गई, चले जाओ यहाँ से वरना धक्के मारकर रूम से निकाल दूंगी। अर्थ आरुषि की धमकी को सुनकर जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है और कबीर से बोल, क्या तू सच कह रहा है, सच में ख्वाहिश वापस आ चुके हैं और वह बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और रुद्राक्ष को नहीं पहचान रही है और उसके दिमाग की फ्यूज उड़ चुकी है, वह दक्ष खन्ना को अपना पति का रही है। और तुझे तो पता है ना, रुद्राक्ष का गुस्सा बहुत जबरदस्ती ख्वाहिश को अपने साथ घसीटते हुए ले आया और उसके साथ पता नहीं उसने क्या किया कि ख्वाहिश को पैनिक अटैक्स आने लगे और वो सदमे की वजह से बेहोश हो गई। कबीर एक ही सांस में सब कुछ बोल गया था। अर्थ को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे किसी मूवी की स्क्रिप्ट सुन रहा हो, उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वह अपना सर पकड़कर बोल, भाई तुझे पता है ना तो क्या बोल रहा है। हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी अभी श्री से बात हुई थी, रुद्राक्ष ने तो बात नहीं की थी और उसने मुझे सारी चीज़ बताएं और मेरी वह सब डॉक्टर से भी बात हुई, मैसेज वर्मा से जिसे मसूरी में रुद्राक्ष ने ख्वाहिश के चेकअप के लिए बुलाया था, वह मेरे सीनियर मिस्टर वर्मा की वाइफ है, जिस वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया था रुद्राक्ष के बारे में बताने के लिए। मेरा दोस्त रुद्राक्ष मसूरी में है और उसने मेरी बीवी को किसी लड़की की ट्रीटमेंट के लिए बुलाया था और वहाँ जो भी हुआ वह मिस्टर वर्मा ने मुझे सब कुछ बताया। कबीर बिना किसी भाव के बोला। आर्थ कुछ सोचते हुए बोला, क्या लगता है तुझे, क्या करना चाहिए, हमें मसूरी जाना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। नहीं मसूरी नहीं जाना है, मेरी अभी श्री से बात हुई, वह लोग कल सुबह ही वापस आ रहे हैं, इसलिए हमें वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलो कल वापस आ जाए तब हम रुद्राक्ष से मिलेंगे। कबीर बिस्तर पर लेटकर अपने भरी आवाज में बोला, ठीक है भाई तू कह रहा है तो हम आज नहीं जाएंगे, कल ही मिलेंगे और सारी चीज़ ठीक कर लेंगे और तू किसी याददाश्त वापस लाने वाले डॉक्टर से बात कर लेना वरना पता नहीं रुद्राक्ष ख्वाहिश की क्या हालत करेगा। अर्थ डरी हुई आवाज में बोला। कबीर अपने साथ बिस्तर पर लेटी हुई लड़की के पेट पर अपना सिर रखकर बोला, हाँ वह सारी चीज़ मैं देख लूँगा। अच्छा तो अब अपना काम कर, मेरा मत अभी आरुषि को परेशान कर, मैं भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ। अर्थ अपने फ़ोन को ऐसे घूर रहा था जैसे वह कबीर हो। अर्थ जैसे ही फ़ोन कान पर रखकर कुछ कहने वाला था, कबीर कॉल काट चुका था और अपने फ़ोन को घूरते हुए बोला, बदतमीज सड़ा हुआ अंडा, शर्म नहीं आती शादी से पहले ऐसी सारी चीज़ करते हुए। वह कबीर को कोसते हुए वापस अपने कमरे में चला जाता है। कबीर का अपार्टमेंट। कबीर अपने साथ लेटी हुई लड़की की तरह देखा है जो कोई और नहीं देती ही थी। कबीर नीति के पेट पर अपना सिर रख कर लेटा हुआ था और नीति अपने हाथ से कभी के सर को बालों को सहला रहे थे। कबीर नीति के हाथ को पकड़कर उसके ऊपर किस करते हुए बोला, ख्वाहिश मिल गई है नीति, मैं खुश हूँ रुद्राक्ष के लिए, वह फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए बस और उसकी ज़िंदगी पहले की तरह खूबसूरत हो जाए। तुम सभी दोस्त एक दूसरे के लिए जान देते हो है ना, फिर वह चाहे रुद्राक्ष हो और हो या तुम हो या आदित्य। आदित्य छोटा है तुम तीनों से पर इतना क्लोज लाइक डे से तुम्हारी एज से मैच का हो वैसे रहता है, मुझे तुम लोगों की दोस्ती बहुत पसंद है। नीति कबीर के माथे पर किस करके बोली। कबीर नीति के पेट के ऊपर से अपना सर हटता है और नीति के ऊपर आते हुए बोला, और मुझे तुम बहुत पसंद हो, स्पेशली तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। नीति कबीर को घूरते हुए बोली, नहीं कबीर तुमने कहा था कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ बातें करेंगे और हंसी मजाक, कल भी तो ये सब हुआ था ना, अब आज अगर कहा तो एक थप्पड़ खाओगे। नीति की बात सुनकर कबीर अपसेट हो जाता है और अपना मुंह फुलाकर बोला, कितनी बुरी हो तुम, दूसरी लड़कियों को देखो, उनके बॉयफ्रेंड्स उनके साथ रोज फिजिकल होते हैं फिर भी वह लोग कुछ नहीं रहते, और मैं तुम्हारे साथ महीने में 2-3 बार अगर कभी फिजिकल होता हूँ फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। यार खुशी का दिन है, ख्वाहिश मिल गई है रुद्राक्ष को और मैं वह चीज़ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए तो मैं तुम्हें ये बुलाया था। वह साफ साफ नीति को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। इतना कहकर कबीर बेड से उतर जाता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। वह तेरे से नज़रों से नीति को देख रहा था कि नीति कुछ कहती है या नहीं। नीति को कबीर का इस तरह से जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वह कबीर को रोकते हुए बोली, रुको कबीर, ठीक है हम वह सब कर सकते हैं, तुम्हें नाराज होने की ज़रूरत नहीं है।
कबीर जल्दी से नीति के पास जाता है। नीति जो बेड पर बैठ चुकी थी, कबीर उसके पैरों को पकड़कर खींच लेता है जिससे वह बिस्तर पर लेट जाती है। कबीर नीति के ऊपर आ जाता है। नीति उसे घूरते हुए बोलिंग अभी तो बड़े नाराज हो रहे थे, इतनी जल्दी मान भी गए। कबीर झूठी हंसी हंसते हुए बोला तो क्या करूं, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। कबीर की बात सुनकर नीति अपना सर ना हिलाकर बोली हाँ बहुत अच्छे से पता है मुझे तुम्हारी सारी हरकतें और जो तुम इमोशनल ब्लैकमेल करते हो वो भी। कबीर हंसते हुए नीति के होठों पर किस करने लगता है और धीरे धीरे नीति के कपड़े को रिमूव करने लगता है। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े रिमूव हो चुके थे और बिस्तर के नीचे पड़े हुए थे। कबीर नीति के होठों को छोड़कर उसके गले पर और सीने पर किस और बाइट्स करते हुए नीचे की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही देर में उसे रूम में नीति की गहरी और सेडिक्टिव आवाज़ से गूंजने लगी थी। रात का वक्त, फार्म हाउस मसूरी। खूबसूरत सा फार्म हाउस रुद्राक्ष ने आज ही मसूरी में खरीदा था और वह ख्वाहिश को लेकर यहाँ आ गया था। इस वक्त है कि रूम में बंद थी। वह जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली हमने कहा दरवाज़ा खोलो, हमें यहाँ कैद करके क्यों रखा हुआ है, हमें यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक फीमेल सर्वेंट अंदर जाकर अपना सर झुकाकर बोली मैडम आप यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, प्लीज़ स्ट्रगल मत करिए, आप ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और खाना खा लीजिए, आपको इस वक्त दवाई भी लेनी है वरना बॉस बहुत गुस्सा करेंगे। ख्वाहिश गुस्से से उसे सर्वेंट के हाथ से खाना लेकर फेंक कर बोली नहीं खाना, हमें जाइए यहाँ से और खबरदार अगर हमारे पास फिर से अपने उसे बस की तरफदारी करने के लिए आई तो। वह सर्वेंट ख्वाहिश का गुस्सा देखकर 2 कदम पीछे हो जाती है। तो मैं रुद्राक्ष आ चुका था और ख्वाहिश की सारी हरकतें देख रहा था। वह अपने एक हाथ से सर्वेंट को वहां से जाने के लिए इशारा करता है और बिना किसी भाव के बोला खाने की दूसरे प्लेट लेकर आओ और हेल्थी फूड। ख्वाहिश रुद्राक्ष को देखकर थोड़ी डर गई थी पर वह उसे शो नहीं होने दे रही थी। रुद्राक्ष में ही खड़ा ख्वाहिश को अपने सर नज़रों से खुल रहा था। ख्वाहिश ने डर से अपने शर्ट में मुठिया भर लेती अपने हाथों की। कुछ देर में वह सर्वेंट फिर से खाना लेकर आ जाती है। रुद्राक्ष जब से वहां से जाने के लिए कहता है और ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे जबरदस्ती सोफे पर बैठा देता है। रुद्राक्ष अपने हाथ मिलाने वाला लेकर ख्वाहिश के होठों के पास ले जाते हुए बोला खा लो स्वीट हार्ट, मजबूरन है पर तुम्हें यहाँ ही रहना पड़ेगा, मेरे साथ नहीं खाओगे तो भूखी मर जाओगी, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें जीना भी मेरी आंखों के सामने है और मरना भी मेरी आंखों के सामने है। खा लोगी तो तुम्हारे लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि खाने के बाद तुम्हें स्ट्रेंथ आ जाएगी और तुम मेरे सामने टिक पाओगे, वरना तुम मेरे सामने एक आवाज़ भी नहीं उठा पाओगी। ख्वाहिश को रुद्राक्ष का ये घमंड और एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपना हाथ उठाकर एक सुंदर थप्पड़ रुद्राक्ष के गाल पर झाड़ देती है जिससे ख्वाहिश का रुद्राक्ष का फेस एक तरफ झुक जाता है। रुद्राक्ष के गाल पर ख्वाहिश के छोटे छोटे हाथों के निशान पड़ चुके थे। वह अपना सर उठाकर लाल आंखों से ख्वाहिश की तरफ देखा है तो ख्वाहिश डर से पीछे की सकते लगती है। रुद्राक्ष गुस्से से ख्वाहिश के बालों में अपना हाथ डालकर उसके बालों में मुट्ठी कस लेता है जिससे ख्वाहिश की एक जोरदार चीख निकल जाती है दर्द की वजह से। एपिसोड 120 रुद्राक्ष का दक्ष को जान से मारना। ख्वाहिश रुद्राक्ष सिंह शेखावत के साथ जबरदस्ती कर सको इतन। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे को बिल्कुल अपने पास लाकर उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए बोला स्वीटहार्ट तुम पहले भी मुझसे उलझती थी और मुंह की खाती थी और अभी भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे उकसाकर खुद का ही नुकसान करवाती हो। ख्वाहिश अपनी नम आंखों से रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश की मासूम आंखों को देखकर उसके बालों को छोड़ देता है। रुद्राक्ष के छोड़ते ही ख्वाहिश फिर से रुद्राक्ष की बाहों में निढालसी होकर गिर जाती है। रुद्राक्ष एक गहरी सांस लेता है और ख्वाहिश को आपकी गोद में उठाकर उसे आराम से बेड पर लेटा देता है। जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो और जरा फोर्स से रखने से वो टूट जाएगी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के माथे पर एक लंबी किस कर लेता है और उसके गाल को सहलाकर बोला मैं तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर दूंगा स्वीटहार्ट, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है, तुमसे प्यार करना मुझे बहुत भारी पड़ रहा है स्वीटहार्ट, मैंने हॉरिबल चीज़ें महसूस की है तुम्हारे प्यार में जो मैंने आज तक कभी नहीं की। मुझे ये भी नहीं पता था कि डर क्या होता है, पर तुमने मुझे जीते जी मौत दिखा दी है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे जान से मार देता, पर तुम तो खुद मेरी जान, जो मैं तुम्हें क्या कहूँ। पर उस दक्ष खन्ना की मैं ऐसी हालत करूंगा कि वो सपने में भी डरेगा तुम्हें मुझसे दूर करने पर। रुद्राक्ष कुछ पल ख्वाहिश के चेहरे को देखते रहता है। ख्वाहिश के गाल अभी भी फूले हुए ही थे। ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ जाती है को ख्वाहिश के फूले हुए गालों पर किस कर लेता है और बाइट करके उससे दूर हो जाता है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के सोए हुए चेहरे को देखकर किसी को कॉल लगा देता है। सामने से कॉल रिसीव हो जाने के बाद रुद्राक्ष अपने एरोगेंट आवाज में बोला जेट्स रेडी करो, हम आधे घंटे में यहाँ से निकल रहे हैं। स्वीटहार्ट की तबीयत ठीक नहीं है, घर जाते ही मुझे घर पर बेस्ट डॉक्टर की पूरी टीम रेडी चाहिए, मैं अब एक और सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता। सामने से श्री रिस्पेक्ट से बोला ओके बॉस, सारा काम हो जाएगा। आधे घंटे बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश को आराम से उसके जेट में बने हुए बेडरूम में लेट देता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है। रुद्राक्ष ख्वाहिश की दूसरी साइड पर 2 बड़े बड़े तकिए रख देता है जिससे वह उसे तरफ ना जा पाए और खुद ख्वाहिश को कस के अपनी बाहों में भरकर कुछ सोचने लगता है। वह सोया नहीं था, बस ख्वाहिश के सर को सहला रहा था।
लेट नाइट रौद्र मैंशन। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लाता है और आराम से बिस्तर पर लेट देता है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के आसपास दो बड़े बड़े तकिया रख देता है और ख्वाहिश के वॉकिंग क्लोजेट में जाकर ख्वाहिश के कपड़ों में से एक सॉफ्ट नाइट ड्रेस उठा ले आता है जो कि एक ओवरसीज टी शर्ट और एक शॉर्ट्स थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश की पैंट और टी शर्ट को निकलता है, उसे स्पॉन्ज बाथ देने के बाद उसे नाइट ड्रेस पहन देता है। रुद्राक्ष खिड़की दरवाजे बंद करके आग को हाई टेम्परेचर पर रखा था जिससे ख्वाहिश को ठंड ना लगे। वह ख्वाहिश को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्राक्ष वॉशरूम से निकलता है। उसने इस वक्त एक ब्रेक करके शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। वह काफ़ी फ्रेश और अट्रैक्टिव लग रहा था। वह अपने बालों में हाथ घुमाकर अपने बालों को सही कर रहा था। रुद्राक्ष अपने फ़ोन को उठाकर ख्वाहिश के माथे पर किस करके रूम से बाहर निकल जाता है। बेसमेंट। रुद्राक्ष अपने किंग साइज चेयर पर के ऊपर अपना पर चढ़कर अपने दर्द नज़रों से सामने घुटनों के बाल बैठे हुए दक्ष को देख रहा था। दक्ष का सर झुका हुआ था, उसके हाथ पीछे की तरफ बढ़े हुए थे। उसके चेहरे से, कंधे से, हाथ से, नाक से और होंठ से लगभग पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे नुकीले चीज़ों से मारा गया हो। दक्ष अपनी नज़र उठाकर बिना किसी भाव के रुद्राक्ष की आंखों में देखा है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, बता दो क्या किया है तुमने स्वीटहार्ट के साथ ऐसा जिससे उसकी यह हालत हो गई है और वह मुझे नहीं पहचान रही है। दक्ष टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा कि मैंने ख्वाहिश के साथ क्या किया है जिससे वह तुम्हें भूल गई है। तुम बहुत जिद्दी हो रुद्राक्ष, तुम्हें ख्वाहिश को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। तुमने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखा हुआ था। तुम्हारे रिश्ते में सारी चीज़ सिर्फ तुम्हारी मर्जी से हुए हैं, जो तुमने चाहा वही हुआ है। तुम्हारा रिश्ता बराबरी का रिश्ता नहीं था। ख्वाहिश तुम्हारी बोझ के चले दबी हुई है, इसलिए वह चाहकर तुमसे दूर नहीं हो जा सकती, पर तुम तो समझदार हो, तुम छोड़ दो उसे। यकीन मानो, मैं ख्वाहिश को बहुत प्यार से रखूंगा, वैसे कि जैसे तुमने कभी नहीं रखा हुआ होगा। तुम ख्वाहिश के साथ जोर जबरदस्ती करते हो, उसके ऊपर हाथ उठाते हो, उसे रुलाते हो, पर पिछले 1 साल में मैंने ना कभी ख्वाहिश के साथ ऊंची आवाज़ में बात की है, ना कभी उसे कुछ कहा है। मैं उसका गुस्सा बर्दाश्त करता था, ना कि वह मेरा। तुम उसके लायक नहीं हो रुद्र। दक्ष के आगे के शब्द शांत हो जाते हैं क्योंकि रुद्राक्ष ने अपनी चेयर से खड़ा होकर गुस्से से दक्ष के फेस पर एक जोरदार किक कर दिया था जिससे दक्ष मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून आने लगा था। रुद्राक्ष दक्ष के गाल पर अपना पैर रख देता है और उसे मसलते हुए बोला, स्वीटहार्ट सिर्फ और सिर्फ मेरी है और हमेशा रहेगी। मैं उसके साथ जो भी करूँ वह मेरी मर्जी। मैं उसे डांटू, मारूँ और रुलाओ, प्यार करो, मुझे हक है। वह मेरी स्वीटहार्ट है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, पर वह सिर्फ मेरे साथ खुश है। वह मेरे अलावा कभी किसी और के साथ खुश हो ही नहीं सकती, और अगर वह मेरे अलावा किसी और के साथ खुश होती है तो मुझे उसके आंसू, उसका रोना, उसका दर्द, सारी चीज़ मंजूर है। उसकी खुशी, उसका दर्द, दुख, तकलीफ, वो सब मुझसे ही होना चाहिए और सब मुझसे ही है। वह मेरे अलावा किसी और को प्यार नहीं कर सकती और यह बात तुम्हें भी पता है। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुमने उसके करीब जाने की कोशिश की होगी, पर उसने तुम्हें मना कर दिया होगा और तुम में इतनी हिम्मत है नहीं कि तुम ख्वाहिश रुद्राक्ष सिंह शेखावत के साथ जबरदस्ती कर सको। इतना कहकर रुद्राक्ष जोरदार लात दक्ष के पेट पर मारता है जिससे दक्ष के मुंह से बेतहाशा खून आने लगा था। तभी कोई आकर रुद्राक्ष को दक्ष से दूर करता है और पीछे खींच लेता है। ये कोई और नहीं अर्थ और आदित्य थे। अर्थ को घूरते हुए बोला, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते थे? ये दक्ष को जान से मार देगा और अगर दक्ष को कुछ हो गया तो हमें वह बात कैसे पता चलेगी इसने ख्वाहिश के साथ क्या किया है? दक्ष दर्द में हंसते हुए बोला, वह तो मैं तुम्हें कभी पता नहीं चलने दूंगा, चाहे तो मुझे जान से मार दो, अगर ख्वाहिश मेरी नहीं हो पाई तो मैं उसे इस रुद्राक्ष की भी नहीं होने दूंगा। रुद्राक्ष खुद को आदित्य और अर्थ की पकड़ से छुड़ाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, मैं आज इसे जान से मार दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वीटहार्ट को मुझसे दूर करने की बात कहने की? अर्थ रुद्राक्ष को कस के पकड़ कर बोला, भाई समझने की कोशिश कर, ख्वाहिश के साथ क्या हुआ है, उसे कैसे ठीक करना है, इसने उसे कौन सी दवाई दी है, ये सारी चीज़ हमें बस से ही पता चल सकती है, वरना हम ख्वाहिश को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। कबीर जल्दी से बेसमेंट के अंदर आता है और रुद्राक्ष के सामने खड़ा होकर बोला, हाँ भाई, और बिल्कुल सही कह रहा है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक बार हमें पता चल जाए कि ख्वाहिश को किस दवाई से और कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बाद तू अपने हाथों से इसे मार देना।